पहले 2 हफ्तों में 200 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है। 12 बजे तक हम नहीं समझते कि रिटेल खुला होना चाहिए। 10 बजे की टाइमिंग बैलेंस्ड है। नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है शॉप्स मॉल्स मार्केट्स विल क्लोज एट 8 PM। 15 से 18 सेक्टर खुले हुए हैं। ईद के सीजन में अगर ये टाइमिंग रही तो बहुत बुरा हाल होगा। यार देखिए, शराफत और रिटेलर्स और ये तो यार बस छब्बर भाई से डिसएग्री करते हैं, कहते हैं आप लोग जो है ना ट्रेडर्स और रिटेलर्स, आप लोग माफिया हैं। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम ताजर सबको बना देते हैं, दुकानदार ताजर नहीं है। सारे रिटेलर्स मिलाकर बात करें, एस्टिमेट तो ये कि 25 से 30 लाख रिटेलर है। कितने पॉस रिटेलर्स हैं? 13,000। 25 लाख में से 13,000 रिटेलर्स के पास पॉस मशीनें लगाने में कामयाब हुआ है एफडीआई। माय गॉड, 1% मुश्किल से 1%। 65 अरब रुपए का टैक्स दिया है रिटेल एंड होलसेल सेक्टर ने। ये कोई मजाक हो रहा है? ये मेरे हिसाब से एक मिथ है। इनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीस होते हैं। इट्स ऑल कैश। ये कौन लोग हैं? रेडार पे नहीं। इस्लामिक करंट अकाउंट सबने खोले हैं। तो किसका काम है? हमारा काम तो नहीं है कि भी मैं आइडेंटिफाई करके बोलूँगी यार ये बंदा वहाँ बैठा हुआ था, उसको जाके पकड़ो। कितना फीसद है आप लोग, वो जिनको मैं कहता हूँ शरीफ तबका जो है रिटेलर्स का, 10% तकरीबन। उसके लिए कोई इंसेंटिवाइजेशन है? नहीं। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड डिस्ट्रक्शन में कराची वर्सेस लाहौर का क्या सीन है इस वक्त? क्योंकि मेरे साथ कराची ज़्यादा इफेक्टिव है। दूसरी तरफ लोग बोलते हैं देखो टीपू सुल्तान पे यार कितना रश लगा हुआ है रेस्टोरेंट पे। ये बहुत छोटी आप हम मिसालें ले रहे हैं। टीपू सुल्तान में कितनी दुकानें या कितनी रेस्टोरेंट है? लकी वन में, डॉलमल मॉल में, तारिक रोड पे, ये जो मॉल्स में घूम रहे होते हैं लोग, ये किस किस्म का तबका होता है? तो हम तो रिटेलर हैं, हम तो क्या देखते हैं जब मॉल जाते हैं तो देखते हैं कि कितने लोगों के पास शॉपिंग बैग है हाथ में। 1000 स्क्वायर फुट की अगर कोई दुकान है तो उसका कितना हो गया? 10 लाख रुपए। 10-12 लाख रुपए होगा उसका। डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ दीज मॉल शॉप्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोर देन 1 साल या 2 साल या 3 साल तो उसमें पैसा बना रहा होगा किसी न किसी तरीके से। लाइक फॉर लाइक अगर बोलूँ तो लकी वन बीइंग अ बिगर मॉल, उसकी वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी लोगों को। अक्सर लोग बोलते हैं पाकिस्तान में फ्रॉड सेल्स होती है। मैंने ये देखा है कुछ जगहों पे कि ये ज़रूर होता है कि उन्होंने प्राइस बढ़ा के उन्हें डिस्काउंट कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस है। पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो हमें अपने पैसा कमाने के तरीकों को ठीक करना होगा। कराची की बहुत अजीब सी हरकतें हैं, लेकिन उनमें से एक हरकत ये है कि आप चाहे रात के 2 बजे भी घर से निकलें, आपको सड़क पर ट्रैफिक नजर आता है और बाजारों में रश मिलता है। अब ये वो चीज़ है जो मैं जब से बड़ा हुआ हूँ मैंने कराची के अंदर देखी है, और जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ा है तो ये भी बढ़ती चली जा रही है। मतलब मुझे याद है कि 2002 में जब हम जियो में स्टार्ट किया था तो उस वक्त अगर रात को हमको कुछ खाना होता था तो एक ये खारादर में बाखड़ा होटल होता था और एक गुलबर्ग में कैफ़े प्याला होता था। पान अगर खाना हो रात के 2 बजे तो पीआईडीसी के अलावा कहीं आपको पान नहीं मिलता था। लेकिन अभी आप निकलें 2 बजे रात को, हर जगह सब चीज़ मिलेगी आपको, चाय से लेके आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन पिछले दिनों से हुकूमत ने कराची के इस कल्चर पे एक हमला किया है, और वो हमला ये किया है कि उन्होंने कहा भाई 8 बजे दुकानें बंद कर दो। अब इस पाबंदी को लेकर मुख्तलिफ राय हैं लोगों के अंदर, और इसी टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने रिटेलर्स के रिप्रेजेंटेटिव और चेन स्टोर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन हैं असफंदियार फ़ारूक साहब, उनको बुलाया है टू रफ्तार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? वालेकुम सर, वैसे तो हमारी बहुत अरसे से बातचीत चल रही है, पहली दफ़ा आज आप मेहमान बने। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं थैंक यू वेरी मच। आई थिंक बड़ा ज़रूरी था कि रिटेल के बारे में थोड़ा बात करें। बातें तो बहुत होती हैं लेकिन असल बात क्या है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैं कब सोते हैं रात को आप? मैं तकरीबन 12 बजे तक सो जाता हूँ। 11 साढ़े 11। शरीफ आदमी है यार। ये सुबह उठ के बच्चों को स्कूल छोड़ना होता है। देखिए, अच्छा, यू स्लीप एट 12। आज स्लीप एट 12। ये रिटेलर्स क्यों नहीं सोते 12 बजे? देखिए, ये भी एक पॉइंट है, बट आई थिंक रिटेलर के अंदर हर किस्म की रिटेलर है। ठीक है जी, एक तो ये ज़रूर है कि हमारे यहाँ जैसे आपने कहा ना कि रात को रौनक होती है, रात को लोग निकलना चाहते हैं, ना सिर्फ कराची में, लाहौर में भी, बहुत सारे शहरों में, बहुत सारी जगहों में। ठीक है, तो ये एक रियलिटी है, ये ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा हमें चीज़ों को थोड़ा जल्दी करना चाहिए। लेकिन ये करना कि 8 बजे दुकानें बंद कर दो, 9 बजे दुकानें बंद कर दो और बाकी चीज़ें भी खुली हुई हों, ये भी एक रियलिटी है ना, कि बहुत सारे ऐसे इलाके खुले हुए होते हैं और आप जो आपके कंप्लाइंट लोग होते हैं, जो शरीफ लोग होते हैं, वो बंद कर देते हैं हम जैसे। यार देखिए, शराफत और रिटेलर्स और ये तो यार बस छब्बर भाई से डिसएग्री करते हैं, कहते हैं आप लोग जो है ना ट्रेडर्स और रिटेलर्स, आप लोग माफिया हैं। उस पर हम आएंगे, लेकिन लेट्स फर्स्ट लुक एट द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ दिस डिसीजन। मैं आपकी कुछ खबरें देख रहा था, आप लोगों का क्लेम है कि सिर्फ पहले 2 हफ्तों में 200 अरब रुपए का रेवेन्यू लॉस हुआ है कराची में 8 बजे दुकानें बंद करने से। स्टैगरिंग नंबर है, यानी कि साल के 5 ट्रिलियन रुपीस का लॉस एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अगर ये पॉलिसी चलती रही। क्या कैसे हिसाबी कैसे पहुंचे इस नंबर पे आप? बिल्कुल, आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक तो ये पूरे मुल्क का नंबर है। अच्छा, पूरे कराची का सिर्फ नहीं, पूरे मुल्क का है। और इसमें एक तो तकरीबन 21 खरब रुपए पूरी आपकी रिटेल और होलसेल ट्रेड मिलाकर
ये कंट्रीब्यूट करती है ऑफिशियली जीडीपी में। एक ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा है कि आपकी 60% मैन्युफैक्चरिंग, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ज़ाहिर चीज़ें जो बनती हैं मुल्क में वो कहाँ जाती हैं, या तो कुछ एक्सपोर्ट होती हैं, कुछ दूसरे इंडस्ट्रीज़ में जाती हैं, कुछ ज़्यादातर 60% तो है वो कंज्यूमर तक चीज़ें पहुँचती हैं। तो वो ज़ाहिर एक पूरी चेन है ना। और फिर 20% तकरीबन सर्विस सेक्टर है पूरा आपका पाकिस्तान का, जो कि इसमें ट्रांसपोर्ट भी है, दीगर सर्विसेज हैं जो कि फीड करती हैं डायरेक्टली रिटेल के अंदर। अगर इसको मिला लें तो एक अच्छा खासा अमाउंट बनता है, जो कि फिर अगर हम जो हमारे डेटा के मुताबिक तकरीबन 25 से 35% डेली बेसिस पे रेवेन्यू का लॉस आ रहा है। यानी कि लोग नहीं आ पा रहे दुकानों पे, जिन दुकानों पे जो हम चलाते हैं, जो कि बंद कर रहे हैं हम, जिस टाइम पे हुकूमत ने कहा है कि आप बंद करें, हम बंद कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि रेवेन्यू का लॉस अब 1 महीना हो गया, 4 हफ्ते हो गए इनफैक्ट इसको, यानी तो ये 400 अरब हो चुका होगा। 400 अरब हो चुका होगा। और ये अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट भी आई है जिसमें FBR ने नेशनल स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस को रिपोर्ट भी किया था पिछले हफ्ते कि उनको 15 से 20 अरब का टैक्स का भी इम्पैक्ट आया है इसकी वजह से, अर्ली मार्केट क्लोजर की वजह से। तो ये वैलिडेट होती हैं चीज़ें ना, कि आपकी डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है। तो वैसे ही टैक्स का लॉस आ रहा है, FBR की तो बात ना ही करें यार आप। लेकिन पॉइंट है कि भाई हमारी जो कि दुकानें कनेक्टेड होती हैं ना FBR के साथ, हम वो रिटेलर हैं जो चेन स्टोर्स हैं या बड़ी दुकानें हैं, ये तो सारी FBR के साथ 2018 से लेके अब तक तकरीबन 13,000 रिटेलर पूरे मुल्क भर में, 35,000 आउटलेट्स जो हैं वो कनेक्टेड है FBR के साथ। एक सेल उनको रिपोर्ट होती है, उसके ऊपर कितना अमाउंट बना, कितना टैक्स बना, ये उनकी बात हो रही है, ये उनकी बात जी, उनकी बात भी हो रही है, उनकी बात भी हो रही है, और दीगर जो आपके रिटेलर हैं उनकी बात भी हो रही है। नंबर्स में कहानी छुपी होती है। आप, आई ऑलवेज से कि फॉलो द मनी एंड फॉलो द नंबर्स। आप मुझे थोड़ा सा पहले ये बताइए, ये आप हैं कितने, पाकिस्तान में कितने रिटेलर्स हैं आप? देखिए, सारे रिटेलर्स मिलाकर बात करें, एस्टिमेट तो ये कि 25 से 30 लाख रिटेलर हैं। ठीक है, इसमें पान का खोखा भी है, इसमें बड़ी बड़ी दुकानें भी हैं, इसमें मिक्स है, पूरी एक आपके पास एक पूरा एक सेगमेंट है, मतलब इकोनॉमी का बहुत बड़ा पार्ट। तो इसमें हर किस्म के सेगमेंट से, इसमें मैन्युफैक्चरर कम रिटेलर भी है, होलसेलर कम रिटेलर भी है, छोटा दुकानदार भी है, पान का खोखा भी है, ठेले वाले भी हैं। अब ठेले से मुराद जो थोड़े से फिक्स्ड जगह पे हों, ऐसी जगह पे हैं। फिर आपके पास ये इम्पोर्ट पे जो बेचने वाले जो बहुत सारे बाज़ारों में, मार्केटों में मिलते हैं आपको, वो भी हैं। तो बहुत सारे आपके पास रिटेलर हैं जो कि हर जगह स्प्रेड आउट हुए हैं। अच्छा, इसमें से अगर लेट्स स्पेसिफिकली टॉक अबाउट कराची, व्हाट परसेंटेज ऑफ दोज रिटेलर्स आर इन कराची? नहीं, कराची में मेरे हिसाब से तकरीबन 30% आपका तकरीबन अच्छा खासा रिटेल पाकिस्तान कराची में होगा। उसमें होलसेल इसके अलावा, पर रिटेल की बात 30% तक है। और अच्छा, टैक्सेस भी आप देखें तो फिर आपका ये सामने आती है। जब आप दुकानों की बात करते हैं, बेसिकली रिटेल का मतलब दुकानदार, जी, चाहे बड़ी दुकान हो, ग्लोरीफाइड दुकान हो, सुपर स्टोर हो, रिटेलर दुकानदार है, AC वाली दुकान हो, कोई भी हो, दुकानदार। तो दुकानदार जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बेच रहा है, मुझे बेच रहा है, वो रिटेलर है जी। और जो होलसेलर है वो रिटेलर में नहीं आते। नहीं, वो नहीं आते। लेकिन हम तो जब भी अक्सर डेटा देखते हैं तो होलसेल एंड रिटेल सेक्टर का डेटा देखते हैं। जी, इज दैट करेक्ट? दैट्स करेक्ट। वो एक क्लब किया हुआ है उन्होंने, क्लब किया हुआ है। बिकॉज उसमें होलसेल, डू यू हैव एनी डिवीजन? क्या डिवीजन हमारा तकरीबन एस्टिमेट ये है, और ये इनफैक्ट रिपोर्ट भी हुआ है कि तकरीबन 14 खरब रुपए, 21 में से 14-15 खरब रुपए जो है वो रिटेल का है और बाकी होलसेल का है, रफली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। आप ये कह रहे हैं, जो मैंने कि ये जो 2 घंटे पहले, अच्छा चले पहले इससे पहले हो क्या रहा था, कब बंद करते थे आप लोग दुकानें? देखिए, जो ऑर्गेनाइज रिटेल है, आपकी मॉल हैं, आपकी बड़ी मार्केटें हैं, जो रिटेल जो कंज्यूमर को जो इस करती हैं, वो तकरीबन 11 बजे बंद हो रही थी। सिवाय पाकिस्तान में? पूरे पाकिस्तान में तकरीबन 11, कभी 12 बजे तक भी, लेकिन ज़्यादातर वीकेंड पे थोड़ा 1 घंटा बढ़ जाता है। और जब ईद से पहले कुछ रोज़ जो है वो आपकी बढ़ जाती है, या कोई त्यौहार होते हैं तो आपकी बढ़ जाती है, तो आपकी फिर 1-2 बजे तक भी चले जाते हैं। लेकिन जनरली 11 बजे दुकानें बंद हो रही थी, सिवाय लाहौर में 10 बजे की टाइमिंग सेट हुई थी पिछले 1.5 साल से, और वो भी मैनेजेबल है। हम ये कहते हैं कि आप 12 बजे तक, हम नहीं समझते कि रिटेल खुला होना चाहिए। बिजली ज़ाया हो रहा है, लोग निकल रहे हैं, बल्कि हमें थोड़ा जल्दी करना चाहिए। हमारा तो मौके भी यही है कि 10 बजे की टाइमिंग बैलेंस्ड है, आपकी एनर्जी भी सेविंग होगी, लोग पहुंच भी पाएंगे और खर्चे बिलावजह नहीं हो रहे होंगे। तो 10 बजे की टाइमिंग, और ये सिर्फ टाइमिंग ये पाकिस्तान की बात से नहीं हो रही, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, सऊदी अरब, UAE, तुर्की, बहुत सारी ममालिक में आप अगर चेक कर लें, वो हम तो बातें करते हैं ना कि इंग्लैंड और जर्मनी और इधर उधर क्या टाइमिंग होती हैं, तो वो तो क्लाइमेट डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है। हम अपनी हमसाय मुल्क और रीजन की बात करें ना, वहाँ तो ये 10-11 बजे तक देर तक जागता है, रियलिटी तो उसको देखना चाहिए ना बजा। और लेकिन ये भी नहीं कह रहे कि 12-1 बजे तक आप खुले रहें। मैं समझता हूँ कि रीजनेबल टाइम 10-11 बजे की टाइमिंग होनी चाहिए। लेकिन 8 बजे 9 बजे का मतलब ये है कि जो लोग दफातर से काम करके निकलते हैं, खासतौर पर अर्बन एरिया में, कराची की मिसाल है, आप ये देखिए कि लोग पहुँचते कब हैं, ट्रैफिक को देख लें, दफ्तर से निकलते हैं 7 बजे तक पहुँचते हैं, फिर निकलते हैं, पहुँचते फिर आप फिर हबड़ दबड़ में होते हैं, उस वक्त ट्रैफिक भी बढ़ रहा होता है और हमारे पास पहुँच नहीं पाते। हुकूमत ने क्या रैशनल दिया आपको? इससे आपसे बात की? जी, उन्होंने बात की है।
उनका अभी करंट रैशनल जो हमेशा हर साल कोई ना कोई रैशनल होता है, 23 में भी हुआ था। इस पे भी 22-23 में भी हुआ था। उस वक्त तो उन्होंने कहा था कि हमने साल में 62 अरब रुपए बचाने हैं सालाना, अगर हम दुकानों को, 1 रेस्टोरेंट बिलियन वगैरह डॉलर को, कहा था, 1 बिलियन डॉलर कहा था। वो सारे मेजर्स मिलाकर। हाँ, ये सिर्फ उन्होंने और रिकॉर्ड है कि 62 अरब रुपए उन्होंने वही- कहा था कि वही इसे एक मार्केटों लास्ट- बंद करने के जी, हवाले से उन्होंने कहा। चलें वो 62 नहीं हो गया, 80 अरब हो गया होगा, ठीक चलें है, फेयर इनफ। ठीक है। लेकिन वो उनका पॉइंट है कि हमारे पास पीक आवर्स में बिजली हम सेव करना चाहते हैं, तो दुकानों को बंद करना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब दूसरी अजीब बात ये है, आप नोटिफिकेशन निकाल लें, नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है शॉप्स मॉल्स मार्केट्स विल क्लोज एट 8 PM, इस्लामाबाद पंजाब में, कराची में 9 बजे, और बाकी चीज़ें तकरीबन 15 से 18 सेक्टर खुले हुए हैं 10 बजे तक। तो हम क्या कर रहे हैं फिर? हम कह रहे हैं कि भी बाकी जगहें खुली रहें 10 बजे तक, 10 बजे, और कुछ कराची के केस में 11:30 बजे, और जो रिटेल है यानी कि किरियाना, फार्मेसी, मेडिकल स्टोर, मीट स्टोर, डेयरी स्टोर, बेकरी, जिम्स, स्पोर्ट फैसिलिटीज़ वगैरह वगैरह दीगर चीज़ें मिला के वो आराम से 10 बजे 11 बजे बंद कर लें, और लेकिन दुकानदार जो है वो 8 बजे बंद करे। दिस इज अ काउंटर इंटुइटिव असफंद यार। आप एक तरफ कह रहे हैं कि बहुत सारे रिटेलर्स तो खुले में, फिर आप कह रहे हैं लेकिन इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं आपको बताऊं, जैसे मैंने बताया आप कह रहे हैं एक तरफ यार आधे लोगों को आपने खुला छोड़ा हुआ, आधों को बंद कर दिया, लेकिन जब नहीं आधे खुले में तो ठीक है, खुला रहने दें उनको। नहीं, एसेंशियल वो हम तो सर्विसेज। ये नहीं कह रहे कि उनको बंद करें, हम तो कह रहे हैं हमें भी खुले रहने दें। हम तो ये कह रहे हैं ना, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि उनको, देखिए कौन किसको हम नहीं, अगर 10-11 बजे तक उनको खुले रहने दें, हमें वो इजाज़त दे दें ना, हमने क्या गुनाह किया? अच्छा, आप ये नहीं कह रहे उनको बंद नहीं करें? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और दूसरी बात, आपने नंबर्स की बात की, देखिए हमने कंजर्वेटिव लिया है कि पूरी रिटेल सेक्टर की हम बात ही नहीं कर रहे कि पूरे रिटेल सेक्टर बंद हुआ होता तो फिर तो लॉस ज़्यादा होता हमारे साथ, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग भी जुड़ी हुई है आपके पास, सर्विसेज भी जुड़ी हुई है, सिर्फ रिटेल नहीं है, ठीक है, पूरी चेन है। रिटेल एक पूरी चेन है, ठीक है। राइट? इंपोर्टेड हो या मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान हो, तो पूरी चेन है, वो पूरी चेन इफेक्ट हो रही है। लोगों को पेमेंटें नहीं मिल रही, अखराजात पूरे नहीं हो रहे, पूरी चेन इफेक्ट हो रही है ऑलरेडी 1 महीना ये रिस्ट्रिक्शन रखने की वजह से। ओके, लेट्स से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं इससे, क्योंकि देखें एक बहुत बड़ा हमारे मुल्क का मसला ये है कि हमारे पास डेटा नहीं होता। हम्म, जो पाबंदी लगा रहा है उसके पास भी डेटा नहीं है, आपके पास भी सर मोटा हिसाब है। हम वो पुराने करीम में एक आए थे, रजमम बिल गैब, कि हम अंधेरे में तीर चला रहे होते हैं, यार ये लास्ट टाइम ऐसा हुआ था तो ऐसे होता है, तो आप मोटा हिसाब कर रहे होते हैं। वैसे ही वी डोंट हैव स्पेसिफिक नंबर्स, और मैं ये बता रहा हूँ ये नंबर्स कैन बी ड्रास्टिकली ऑफ, अंडर और ओवर, जो भी हम नंबर्स बोल रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास रियल इस्टेट का, रिटेल सेक्टर का कोई डेटा नहीं है। हमारे पास डेटा बहुत अब थोड़ा बेहतर हो गया, अब थोड़ा बेहतर हुआ पिछले गया 4-5 सालों से, जी लेकिन उस पर भी आते हैं कि रिटेल सेक्टर में पॉस वालों का डेटा है ना हमारे जी, पास। पॉस वालों का भी, लेकिन और भी है डेटा, चलें- आपको बता। चलें इस पे आते हैं, लेकिन एक 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 क्वेश्चन तो है ना असफंद यार। वो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगर सब कुछ वैसे ही चलता रहेगा जैसे हमेशा चलता रहा है, तो पाकिस्तान कैसे ठीक होगा? मैं बिल्कुल आपको आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दिस गवर्नमेंट, यू नो दैट, we've had our differences, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं कि अगर वो यू टच एनीबडी इन दिस कंट्री, रियल एस्टेट वाला, अभी देखें आप, रेट्स रिवाइज हो गए, उनको इंसेंटिव मिल जाएगा, उनको एमनेस्टी मिल जाएगी, वो कहता है मुझे हाथ मत लगाओ, बैंक्स कहता है मुझे हाथ मत लगाओ, वो कहते हैं मुझे हाथ मत लगाओ, अब बच गए सहाफ़ी और अदलिया, उनको हाथ लगाए जा रहे हैं, सारे हाथ उनको ही लग रहे हैं। लेकिन ये कैसे ठीक होगा फिर? देखिए मैं आपसे ये हैबिट ठीक है, मतलब आप यू एग्री कि ये 11 बजे तक दुकानें खुली रहनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल में जैसे मैंने कहा 10 बजे सही है, 11-12 बजे 1 बजे नहीं होना चाहिए। तो हैबिट तो चेंज करने की बात नहीं, लेकिन हम 12 बजे से 8 बजे पे ले आएँ, उसकी क्या मंतक, उसके पीछे क्या मंतक है? हम तो कह रहे हैं बीच का सोल्यूशन आप निकालें, ताकि एक चेंज ऐसा हो जो कि कंपेरेबल हो। हम तो वो करने जा रहे हैं जो कि किसी और मुल्क में नहीं हो रहा ना। इजिप्ट ने भी फॉर एग्जांपल टाइमिंग को लेके गए थे, वो उन्हें कहा था कि नहीं आप 9 बजे 8 बजे दुकानें बंद कर दें। एक हफ्ते के अंदर उन्हें चेंज करके बोला कि चलें 11 बजे तक आप खोल लें, बिकॉज हमें पूरा प्रॉब्लम हो रही है। इजिप्ट इज लाइक कराची, इफ यू बीन देयर, काहिरा इज अदर कराची, बिल्कुल यही माहौल है वहाँ। जी हाँ, तो माहौल अगर वही है, उन्हें समझ में आ गई इकोनॉमिकली कि भी यार ये हमने ज़्यादा एक्सेसिव हमने बंदिश लगा दी, हम बैलेंस कर देते हैं इसको। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने ये फैसला कर लिया। तो हम यही पॉइंट करें कि बैलेंस निकालें ना, हम बिहेवियरल चेंज देखिए, हम क्या करते हैं, हम एक्सट्रीम पे चले जाते हैं हर चीज़ के ऊपर। इसी भी चले फिर एक एक करके, हम ये पहले भी देख चुके हैं, एक एक करके फिर हम सेक्टर खोलना शुरू कर देते हैं, हम कहते हैं, लेकिन इन दी एंड सोच हमारी वही होती है कि भाई यही टाइमिंग होनी चाहिए जो कि जर्मनी में है या इधर है। हमारा पॉइंट ये, मैं आपसे कह रहा हूँ कि भी हम बैलेंस्ड
चीज़ को लेके आए, सोच डेटा को भी देखें और मशावरत से करें। फंडामेंटल एक बात पे डिबेट कर लेते हैं फौरन। आप कह रहे हैं यार ये मत मुझे बोलो ना जर्मनी में और लंदन में कब, बर्लिन में और लंदन में कब दुकानें बंद हो रही हैं, मुझे देखो कि रियाद में कब बंद हो रही है, जद्दा में कब बंद हो रही है, कायरा में कब बंद हो रही है। मैं क्यों ना देखूँ वहाँ क्या फ़र्क है हमें उनमें? वो अच्छे डेवलप्ड ममालिक हैं, उनकी तरफ हमें नहीं देखना चाहिए? नहीं, डेवलप देखें वैसे इन चीज़ों से देखें फिर ना कि आपकी वहाँ पे डेलाइट सेविंग्स भी होती है। हम डेलाइट सेविंग्स पे हम उसको कंसिडर करके हम कहते हैं यार डिसरप्शन हो जाएगी। भाई ये डिसरप्शन नहीं है क्या, नंबर 1। नंबर 2, क्लाइमेट को देखें। वहाँ पे मौसम बड़ा माइल्ड होता है, दिन में भी लोग निकल सकते हैं। उनका वर्किंग स्टाइल भी ये है कि वो 8 बजे दुकान काम शुरू कर लेते हैं, 4-5 बजे वो घर पे पहुँच जाते हैं, बिकॉज वो घर कितना दूर है उनसे। हमें 2 घंटे लग जाते हैं रोड के ऊपर आवाम को। तो हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें, अपनी चीज़ों को देखें। हम इसलिए हम कहते हैं कि आपने क्लाइमेट के गर्मी का इससे कोई ताल्लुक? हम गर्म है, हमारा गर्म मुल्क है, हम सारे मुबारक गर्म मुल्क होते हैं, बता देखें। तो ये इसलिए रात को निकलते हैं लोग। यस, वो दिन में नहीं निकलते, दिन में नहीं निकला जाते। आप ख़वातीन भी जाते कि नहीं अभी नहीं, शाम में निकलते हैं, रात को निकलते हैं, मगर के बाद निकलते हैं। आप अभी देखिए ना, ये बहुत एक आप अभी जो टेम्परेचर्स चल रहे हैं उसकी बेसिस पे आपको नज़र आ रहा है ऑलरेडी कि दिन में लोग कम निकलना चाह रहे हैं, मजबूरी में निकल रहे हैं, लेकिन नहीं निकलना चाह रहे हैं। ये जिससे टेम्परेचर राइज होते हैं, ये रियलिटी होती है आपकी। इसलिए तो डे लाइट सेविंग्स को भी और चीज़ों को आपको देखना पड़ता है। कैसे बचाएंगे बिजली फिर आप? ये बिजली तो देखिए मेरे ख्याल में, जैसे मैंने कहा ना कि अगर बिजली बचानी है तो 12-1 बजे तक आप ना अलाउ करें ना, आप 10 बजे तक अलाउ करें फॉर एग्जांपल। दूसरी बात है कि आप कमर्शियल सेक्टर जो कि 8% भी नहीं है, टोटल दफातर और रिटेल मिलाकर 8% है पूरी बिजली की कंजम्पशन की, ठीक है। अब उसको आप रिड्यूस कर रहे हैं, वो भी पार्शियली रिड्यूस कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। इट्स नॉट द एलिफेंट इन द रूम। इट्स नॉट द एलिफेंट इन द रूम। आप उसी को, ये बात तो मैं एग्री करता हूँ आपसे कि ये बहुत ही, अगर कोई डिफरेंस आ भी रहा होगा, विच आई एम श्योर आ रहा होगा, दे मस्ट बी अ नंबर जो आपने देखा होगा, लेकिन वो नंबर मामूली है। आपको वे ऑफ करना है कि मैं मतलब पेनी वाइज पाउंड फुलिश तो नहीं हो रहा। लेकिन इधर एक सवाल आता है जी, आपके पास क्या लेवरेज है हुकूमत से अपनी बात मनवाने के लिए? हमारे पास लेवरेज नहीं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज वो आप एक वैल्यू एडेड सेक्टर है जो कि रिटेल का है ना, इसकी कोई पॉलिटिकल लिंक्स है सिवाय में भी ताजरों के, उनके लिंकेज हैं। और एक और चीज़ आपको बताऊं, अनइवन इन्फोर्समेंट हो रही है। आप छोटे मार्केटों में आगे पीछे चले जाएं, वहाँ पे खुले हुए हैं, कराची में खास तौर पे, और भी जगहों में खुले हुए हैं, ठीक है जी। तो क्या हो रहा है कि आप फिर डॉक्यूमेंटेड सेक्टर को बोलेंगे बंद करो और अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर चलता रहे। और रिश्वत का बाजार गर्म है इस वक्त कि लोगों को पैसे चल रहे हैं और वो लोकलाइज लेवल पे चल रहे हैं। हम तो अगर चेन स्टोर है तो मैं हर दुकान पे तो नहीं बैठा हुआ कि मैं वहाँ पे बोलूँ हाँ यार पैसे दूँ ना। मैं करना चाहता हूँ कि ये काम कि मैं खुल जाऊँ। दूसरा बंदा बैठा हुआ है या वो मैनेज कर सकता है और मार्केट के लोग कहते हैं हाँ यार पैसे दे दो, हम पैसे बंदे हुए हम खुले रहते हैं। पुलिस मोबाइल घूमती है उसका, जब ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं ना, लेकिन तो ये पॉलिसी और प्रैक्टिकल चीज़ों को हम पूरा डिस्कनेक्ट है पूरा। ओके, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग रेवलेशन बाय द वे। कितना फीसद है आप लोग वो जिनको मैं कहता हूँ शरीफ तबका जो है रिटेलर्स का, जो दुकानें प्रॉपर खोले हुए हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, लोगों को मिनिमम वेज दे रहे हैं, लोगों को मिनिमम वेज दे रहे हैं, कितने बेनिफिट दे रहे हैं? 10% तकरीबन। लेकिन ये 10% तो वही मैं कह रहा हूँ, 10% कुछ भी नहीं है। अगर हम दूसरे वालों को में देखें तो ये 15-20-25% तक चला जाता है ऑर्गेनाइज रिटेल। हमने क्या किया कि पिछले 5-6 साल में कोविड और कोविड से पहले और उसके बाद हमने ये सेक्टर अब थोड़ा श्रिंक हो रहा है एक्चुअली, इसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही। अच्छा, यस, तो ये हो रहा है। स्टोर्स खुल रहे हैं यार आपके, धड़ाधड़ मॉल्स बना रहे हैं आप लोग। नहीं, बहुत अपने कहाँ बन रहे हैं, बड़े से बड़े मॉल अब कहाँ बन रहे हैं। प्लाजे लोगों ने बना के छोड़ दिए, अब उसमें इधर उधर छोड़ी दुकानें बन रही हैं। अब पिंडी में आगे पीछे इतने मॉल सैकड़ों बने हैं, लेकिन वहाँ पर अब कोई है ही नहीं किराएदार लेने के लिए। तो ये हर जगह स्टोर्स खोल रहा है, खोल रहा है, धड़ाधड़ आप लोग ग्रो कर रहे हैं। नहीं, वो ग्रो कर रहे हैं। देखिए मार्केट थोड़ी चेंज भी हो रही है, बट मैं कहूँगा कि कुछ लोग सक्सेसफुल हैं, बट मैं ओवरऑल मार्केट की बात कर रहा हूँ। आपके पास क्या नंबर्स हैं? ग्रोथ नहीं आ रही है रिटेल सेक्टर में? नहीं, ऑर्गेनाइज रिटेल इज नॉट ग्रोइंग एज फास्ट एज फास्ट। फॉर एग्जांपल मेरे हिसाब से ऑर्गेनाइज रिटेल इज ग्रोइंग एट अबाउट 5%, 5 to 7% एट द मोमेंट। इनफॉर्मल ट्रेड बढ़ रहा है, हमारे आंखों के सामने बढ़ रहा है। उसके फिगर्स नहीं है लेकिन नजर आ रहा है। फिगर्स हैं, अभी आया कैश इन इकोनॉमी हैज रीच्ड अ रिकॉर्ड लेवल। बिल्कुल, कैश सर्कुलेशन बढ़ गई है, रिकॉर्ड नंबर पे पहुंच गई है। अब वो इसी वजह से है, जितने हालात ख़राब होंगे इकोनॉमी पे ट्रस्ट कम होता चला जाएगा लोगों का। बट ये जो आर्गुमेंट है आपका, ये आर्गुमेंट आप जब हुकूमत के सामने रखते हैं कि यार देखें हम वो लोग हैं, बाय द वे हमारा भी असल आर्गुमेंट होता है कि भाई हम वो यूट्यूबर नहीं हैं जो कहीं छुपे हुए हैं। हमारा एक दफ्तर है, हम वहाँ पे जो कमाते हैं डिक्लेयर करते हैं, टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हम आपके सामने हैं, हमारे साथ थोड़ा तमीज़ से बिहेव करें। लेकिन ये ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। रियासत का हमारे यहाँ हमेशा ये रहा है कि जो उंगली पकड़ाता है उसका हाथ तोड़ देते हैं, मरोड़ देते हैं, तोड़ देते हैं।
मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग यार, मतलब आप ये जो 10-15% लोगों की बात कर रहे हैं जो ऑर्गेनाइज रिटेल का हिस्सा है इस वक्त, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा है इस वक्त, कितना कितना पैसा टर्नओवर है इन लोगों का? रफली हमने जो एग्रीगेट किया बेस्ड ऑन मेंबर का डेटा और सारी चीज़ों को एफबीआर से भी बात करके तकरीबन 2 खरब का डेटा है, 2 खरब की सेल है। सेल है। और सेल आप लोग टैक्स कितना देते हैं? टैक्स तकरीबन आप समझ लें कि जनरेट जो हो रहा है ना वो तकरीबन 22 से 25% इसके ऊपर इसका अमाउंट होता है जो जनरेट होता है। हम्म। इसमें सेल्स टैक्स भी है, इनकम टैक्स भी हाँ है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। और दीगर जो आपके पास फिर बाकी नॉन टैक्स होता है, यूबीआई, सोशल सिक्योरिटी, बहुत सारी चीज़ें उसको छोड़ देते पर हैं। मैं टैक्स की बात एफबीआर की टैक्स की बात करता हूँ। अकॉर्डिंग टू माय रिसर्च, हम्म, जो 20 ट्रिलियन का नंबर मैंने लिया, उसके मुताबिक 62 अरब रुपए का टैक्स दिया है रिटेल एंड होलसेल सेक्टर ने, विच इज 0.4%, 0.3%। ये इजंट इट अ शेम? ये कोई मजाक हो रहा है? मतलब मैंने, और मुझे पता आप क्योंकि यू आर बिजनेसमैन एज वेल, तो आप शायद तनख्वाह भी लेते हो, मुझे नहीं पता आप लेते नहीं लेते, लेकिन तनख्वाहदार तबका देता हूँ, 550। आजकल नहीं मिल रही लेकिन मिल लेता। अच्छा, मैं भी मुलाजिम बगैर तनख्वाह हूँ, लेकिन 550 अरब रुपए का टैक्स दे रहा है सैलरी क्लास। 60 अरब रुपए का टैक्स दे रहा है रिटेल और होलसेल सेक्टर जो 20 ट्रिलियन का काम कर रहा है। आपने बहुत मज़ेदार बात की। मैं आपको थोड़ा सा इसकी ये मेरे हिसाब से एक मिथ है। नंबर 1, क्यों? आप रिटेल को ले लें वापस। ठीक है, रिटेल के अंदर सेल्स टैक्स की पहले बात कर लेते हैं। ठीक है। सेल्स टैक्स में वो आइटम है जो कि एक तो जिस पे 18% टैक्स रिटेलर का फ़र्ज़ है जमा कराना। ठीक है, या उसके मैन्युफैक्चर तो उसको जमा करा देता है, कुछ बाकी रिटेलर जमा करा दें। वैल्यू एडेड टैक्स हमारे यहाँ होता है। फिर होता है थर्ड कैजुअल आइटम, यानी शैम्पू, साबुन, बिस्किट, जूस, ये सारी चीज़ें जो है ना, इनका टैक्स आपके ख्याल में रिटेल प्राइस के ऊपर कौन जमा कराता है? मैन्युफैक्चर जमा कराता है। ठीक है। तो ये थर्ड कैजुअल आइटम होगी जिसका रिटेलर का काम है, छोटे रिटेलर, दरमियानी जो भी रिटेलर है, वो आगे बेचना उसका काम है और पैसे पूरे देने हैं अपने मैन्युफैक्चर को, सारे पेमेंट आप करते हो वो, लेकिन आपका टैक्स जमा करा रहा होता है। तो थर्ड कैजुअल आइटम बहुत बड़ा अमाउंट है, तकरीबन 2.5 ट्रिलियन। मैं आ रहा हूँ 2500 अरब ये हो गया। फिर एग्जेम्प्ट आइटम है, चावल, खुला चावल, आपकी बहुत सारी दालें, आपकी तेल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि ऑलरेडी एग्जेम्प्ट है या जीरो रेटेड है। ठीक है, उसको आप पूरा निकाल दें। ठीक है, सेल्स टैक्स के हवाले से तो तकरीबन आपका 40% आपका सेल्स टैक्स के परस्पेक्टिव से वहाँ निकल गया, जो कि एक्चुअली जो बात होती है ना कि मैन्युफैक्चरर ज़्यादा टैक्स दे रहा है, वो ज़्यादा टैक्स क्यों दे रहा है? बिकॉज रिटेल में जो चीज़ बिक रही है पूरा टैक्स मैन्युफैक्चर दे रहा है। ठीक है जी, ये नंबर ये एक बात होगी। ठीक है, फिर आपके पास ये दूसरी जो आइटम है जो कि जिसमें प्रॉब्लम है वो है कि भी, और ये रियलिटी है जो आपने बात की अभी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि या स्मगल्ड होती हैं या ऐसी जगहों पे बन रही होती हैं जिनका कोई ट्रेल नहीं है। वहाँ बीच में होलसेलर या आड़ती या बहुत सारे लोग ताजिर बैठे हुए होते हैं और वो कैश में काम कर रहे होते हैं और रिटेलर के पास जाता है और रिटेलर आके बेचता है। ये प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल, मैं नहीं कह रहा कि रिटेलर पूरा टैक्स है, लेकिन जितना वो कहा जाता है ना कि रिटेलर टैक्स नहीं दे रहा, तो ये बहुत ये मेरे ख्याल में फिगर्स का भी इशू है, लेकिन गैप जरूर है। कितना टैक्स देना चाहिए? देखिए, हर सेक्टर को अपने इन चीज़ों को निकाल के हिस्सा देना चाहिए। अगर 18 से 19% रिटेल ट्रेड है, रिटेल और होलसेल ट्रेड पाकिस्तान में जीडीपी का, तो उसका अगर आप ये कुछ पोर्शन निकाल लें तो 10% तो देना चाहिए। हमारे हिसाब से सेल्स टैक्स जो है ना वो सब कुछ मिला के 6-7% जो है ना वो जा रहा है हुकूमत को। ये सारे थर्ड स्केड्यूल और बाकी चीज़ों को मैं मिला के बात कर लूँ साल के तौर पे। सेल्स टैक्स, लेकिन एक इशू दूसरा एक और है, वो इनकम टैक्स। एक्चुअली इनकम टैक्स में प्रॉब्लम है। इनकम टैक्स में आपके पास जो एक तो छोटे दुकानदार को ले लें, वो कितना पैसे कमा लेगा? वो छोटे दुकानदार से किराने की दुकान है, वो हर मोहल्ले में बैठा हुआ है, वो कितने पैसे कमा लेगा महीने के? लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मिसाल के तौर पे। खैर, अब आप हिसाब लगा सकते हैं, हम तो हिसाब लगा सकते हैं, मार्जिन बहुत छोटा होता है। तो वो चलें, उसका कोई ना कोई टैक्स जा रहा होता है बिजली के बिल में आगे पीछे, तो वो उससे आप बहुत ज़्यादा वसूल नहीं कर सकते। हालांकि बहुत सारे नंबर्स, यानी सबसे ज़्यादा तादाद में वही है। तो मैं समझता हूँ इनकम टैक्स में वहाँ पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम उल्टे सीधे स्कीम ले आते हैं, ताजर दोस्त वगैरह वगैरह, जिसमें हम कहते हैं जिसमें हम 2,000 दे दो और 2,000 रुपये दे दो, लेकिन 13 रिटर्न फाइल करना साल के। तो ये जो बंदा एक रिटर्न भी मुश्किल से फाइल कर रहा है, आप उसको कह रहे हो 13, तो ये तो आपको ट्रक के बत्ते के पीछे लगाने वाली बात है। ये तो आपने कर्जा लेने के लिए स्कीम बनाई थी, ना कि आपने एक्चुअली टैक्स वसूल करने के लिए। नाकाम हुई, 1 साल के अंदर नाकाम होगी। हमने उससे जैसी आई थी हमने कहा था कि ये तो नाकाम हो जाएगी, ऑन रिकॉर्ड है। बिकॉज ये मुशावरत नहीं करते ना, ये क्या समझते हैं कि यार ये स्कीम है कि बना दो और हम IMF का लोन हमारा अप्रूव हो जाएगा। एनीवे, वो अलग कहानी है। तो एक तो इनकम टैक्स में दूसरा जो बहुत बड़ा एरिया है ना वो है ताजर और होलसेलर का। हमारा प्रॉब्लम ये कि हम ताजर सबको बना देते हैं, दुकानदार ताजर नहीं है। ताजर ट्रेडर है। ट्रेड कौन करता है? ट्रेड करता है कि यार यहाँ से मैंने पैसे लगाए, ख़रीदा, आगे बेच दिया। रिटेलर नहीं होता। रिटेलर अलग होता है, ताजर अलग होता है। सबसे बड़ा गैप मेरे हिसाब से है ये होलसेल और ताजर
के पूरे इकोनॉमी के अंदर, जहाँ पे ये सारा गेम शुरू होती है कि वो कैश पे ख़रीदता है, कैश पे बेचता है, और आगे जो रिटेलर है वो कैसे दिखाएगा कि भी यार मैंने कैश पे ख़रीदा है। अगर वो कैश पे ख़रीदा है तो FBR कहेगी सॉरी डिसअलाउड, ये तो आपने 2 नंबरी की है। तो इसके बहुत सारे ऐसे हमारे टैक्स के कवानीन हैं जिसकी वजह से नहीं आप ये जो इशू है। ट्रेडर्स, दैट इज समथिंग दैट केम अप इन वन ऑफ द डिस्कशंस लास्ट वीक एज वेल। मैं शब्बर भाई के साथ ही बैठा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि हम रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, तो उन्होंने कहा ट्रेडर्स। कहने लगे इनके पास हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ रुपीज़ होते हैं एंड इट्स ऑल कैश। ये करंट अकाउंट्स में रखते हैं, ये इस पैसे को घुमाते हैं, ये उससे प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, ये उससे कमोडिटीज़ ख़रीदते हैं। ये कौन लोग हैं? ये बहुत सारे लोग हैं, कुछ ऐसे बाज़ारों में बैठे हुए, जगहों में बैठे हुए हैं, या उनके पास फिक्स दफ्तर भी नहीं शायद होंगे, या दफ्तर होंगे लेकिन हमें पता नहीं, नज़र नहीं आता है, बिकॉज ये दुकान तो नहीं उन्होंने खोली हुई जिसमें लोग आके उनसे सवाल पूछ सकें। ये तो इधर ये उधर रेडार बैठे पे हुए ही नहीं है जी, ये किसी रेडार पे ही नहीं है। रेडार पे नहीं है। क्यों? ये तो वही आप बात बताएं यार, आपको नहीं पता होगा नहीं, तो मैं आपको ये इसका- पता नहीं, रेडार पे इसलिए नहीं बिकॉज ये ऐसी जगह में बैठते हैं जहाँ पे कोई आप उनके जाके आप इतनी कह सकते कि कोई इतनी कि उसका बोर्ड तो नहीं लगा हुआ कि मैं ट्रेडर हूँ। हाँ, वो तो वैसी दुकान पीछे कमरे में या ऐसी जगहों में, या लोगों को मालूम होता है, आप फ़ोन की कॉन्टैक्ट में हर बंदे के होगा। फिर लेकिन ये मतलब अगर एक बंदा 5-5, 10-10, 20-20 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज ले रहा है, अनाज मूव कर रहा है 5-5, 10-10 अरब रुपए का, वो किसी के रेडार पे क्यों नहीं आ रहा? होना चाहिए रेडार पे। मैं तो आपसे समझता हूँ ये बैंक अकाउंट अगर यूज़ कर रहा है तो बैंक अकाउंट का डेटा यूज़ होना चाहिए, नहीं होता। लेकिन नहीं हो रहा यूज़। अब हमें पूछने की जरूरत है ना कि भी जिसने सब करंट रेगुलेट अकाउंट करना है, सब करंट अकाउंट से, इस्लामिक करंट अकाउंट सबने खोले हैं। तो किसका काम है? हमारा काम तो नहीं है कि भी मैं आइडेंटिफाई करके बोलूँगी यार ये बंदा वहाँ बैठा हुआ था उसको जाके पकड़ो। ये तो उनका काम है जिनको अभी आज तक हम कितने सालों से सुन रहे हैं कि बैंक अकाउंट का डेटा शेयर हो रहा है, ट्रायंगुलेट हो रहा है, हम इस पे एक्शन लेंगे, कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। अब क्यों नहीं होता? सिस्टम ही खराब है for example। बिकॉज सो व्हाट यू आर ट्राइंग टू, ये आप बहुत तो जो हम इजी टारगेट्स है ना, हम सब आप बहुत इंटरेस्टिंग बात कर रहे हैं। हमेशा कहा जाता है कि GT रोड के जो ताजिर हैं, नून लीग उनके खिलाफ कुछ नहीं करती, तो ये आप लोग नहीं हैं, आप रिटेलर्स उनमें शामिल नहीं हैं। नहीं, देखिए दुकानदार उस GT रोड के दोनों तरफ अब चेन स्टोर्स भी शामिल है, लेकिन बाकी भी दुकानदार बैठे हुए हैं और ताजिर बैठे हुए हैं। ये मिक्स है, देखिए सारी एक वो नहीं है। लेकिन हमने क्या किया कि ये जो चेन स्टोर्स हैं या रिटेल चेन्स हैं, इनके ऊपर बोझ डालते हैं। जिस तरह आपने भी बात की ना, सैलरीड क्लास, जो सैलरीड क्लास जिसके पैसे कटते हैं जो ऑफिशियल इकोनॉमी में, उसको बोझ पड़ रहा है ना। जो लोग सैलरी ले रहे हैं कैश में या आगे पीछे या काम कर रहे हैं दूसरे काम में, उनके ऊपर तो उसको टैक्स कट ही नहीं रहा। सो ये सिमिलर सिचुएशन है। ओके, आप मुसलसल एक तरफ बार बार निशानदेही करना चाह रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि व्हेन यू से रिटेलर्स एंड फॉर्मल ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर्स, जी, आप उन दुकानों की और उनकी बात कर रहे हैं, लोगों की जो हमें बोर्ड लगाकर कस्टमर्स को चीज़ बेचते हुए नजर आते हैं, जिनकी दुकान पे एक पॉस मशीन रखी होती है, जी, वो ऑर्गेनाइज्ड रिटेलर है, जी, ये कह सकते हैं। जी, जी। जो जैज़ कैश पे पैसे ले रहा है वो उसमें शामिल है या नहीं? नहीं, हम भी जैसे में लेते हैं। आप भी लेकिन ले अगर वो उससे देखिए पॉज मशीन भी थोड़ा सा मैं आपको क्लियर हाँ, क्लियर करें थोड़ा इसको। एक होता है पॉज मशीन, जैसे हम कहते हैं ना कि क्रेडिट कार्ड इस पे हाँ। चार्ज होता है, वो पॉज मशीन नहीं है, कार्ड मशीन है वो। पॉज मशीन वो है जिसमें आप कंप्यूटर या लैपटॉप या कोई ना कोई चीज़ होती है जिससे आप इनवॉइस निकालते हैं, प्रिंट निकल के निकलता है, हाँ, वो पॉज मशीन है। वो पॉज मशीन FBR के साथ कनेक्टेड है हमारे सारे, ठीक है जी। ओके, कार्ड मशीन वो छोटे वाले के पास भी होगा, दरमियाने के पास भी होगा, सबके पास होगा। इसका मतलब पॉज का कनेक्टेड का मतलब ये नहीं है कि कार्ड मशीन उसकी जो है या वो जैज़ कैश पे ले रहा है या इस पे ले रहा है, वो इसका मतलब ये नहीं है। जो जिसके पास एक कंप्यूटर है जिसके बेसिस पे वो इनवॉइस निकाल रहा है, वो पॉज कनेक्टेड है, वो FBR के साथ कनेक्टेड है। कितने पॉस रिटेलर्स हैं? 13,000 आउट ऑफ कितने? 25 से 30 लाख। और ये कब शुरू हुआ था सिलसिला? 2018 में। मैं अमंग द फर्स्ट 40 रिटेलर्स हूँ जो कि FBR में से कनेक्ट हुआ था 2018 में। इट्स अ जोक जी, 2018 से लेके अब तक 6 साल हो गए। आप रिग्रेट करते होंगे। रिग्रेट करते हैं लोग हमें बीइंग पार्ट ऑफ। फंसवा दिया। नहीं फंसवा दिया। लोग कहते हैं कि हम क्लियर हैं कि भाई हमने रात की नींद सुकून से सोनी है, बेशक हम कम पैसे लेके जाएंगे घर। 25 लाख में से 13,000 रिटेलर्स के पास पॉस मशीनें लगाने में कामयाब हुआ है FBR। और तकरीबन 35,000 ब्रांचें हैं, तो रिटेलर और ब्रांचें 35,000 ब्रांचें, 35,000 अगेन 25-30 लाख में से 35,000 कितना हुआ? कुछ भी नहीं है। माय गॉड, 1% मुश्किल से। 1% इन 8 years। यस, 1% रिटेलर को, यानी कि ये चाहते ही नहीं है। लेकिन दैट बीइंग सेड 1% रिटेलर्स हैं, लेकिन वो 10% काम कर रहे हैं मार्केट में, तो वो बात उनकी जायज़ थी। लेकिन अब क्या होगा? आप
आप 11, 12, 13 आप साल में 1000 बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन आपका कैसे करेंगे? ये 10% काम करें, नहीं एक मिनट, ये 10% काम करें, ये तो आपका एक गेस्टिमेट है ना। नहीं, हमारे पास तकरीबन डेटा मौजूद है। कहाँ से डेटा है वो नहीं, उसका? नहीं, जो कैश नहीं, पे काम कर रहा है उसका डेटा नहीं, कहाँ से हम तो आपके बात पास? करें अगेन पॉज वाले हैं ना, पॉज वाले तो वो ट्रांसपेरेंट है, वो तो नहीं, कहते हैं पॉस वाले तो मैं पॉस वाले किस चीज का 10% काम कर रहे हैं? पूरे ओवरऑल रिटेल का जो कि उसका size कहाँ से आ जो रहा कि है? साइज जीडीपी का पीबीएस का जो कहाँ से डेटा आ है रहा ना, लेकिन वो हमें बेंचमार्क तो वही है ना, हाँ। हम तो उससे ही गिन सकते हैं हाँ, ना। लेकिन वो भी मतलब इट्स अ शॉट इन द डार्क। Short and dark. It could be 5%. इट कुड बी It 5%। will probably not 20%. मैं वही कह Actually वो होगा ही कम। या आप अपने दिल को खुश करने के लिए शायद कह रहे बोले हैं कि कि हाँ, यार 10% तो हमें। यार 10% हमें, शायद मतलब 5% हो सकता है। हो सकता है 5 हो सकता है 1% होगा, आपको कुछ पता नहीं है। सो ओके, सो अब ये जो दुकानें बंद करने का भी लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, यूनी पे हो रहा है, आप ये कह रहे हैं, और दिस अमली तौर पे यस, बट ऐसा भी नहीं है कि जो दूसरे दुकानदार हैं नॉन पॉज वाले उनके भी दुकानें बंद हो रही हैं, ऐसा नहीं है। अगर वो सेम मार्केट में बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल सिमिलर मार्केट में बैठे हुए हैं, आपकी तारिक रोड हो गया, बादराबाद हो गया, आपके हैदरी हो गई और बहुत सी जगह वो भी बंद हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी जो दीगर सेकेंडरी मार्केट, थर्डरी मार्केट है, वहाँ पे खुले हो रहे हैं। तो ये ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हम बंद हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा हम तो बंद हो ही रहे हैं, उसके अलावा भी लोग बंद हो रहे हैं और हाँ अच्छी खासे तादाद में बंद हो रहे हैं। सोल्यूशन क्या सजेस्ट कर रहे हैं आपके? 10 बजे कर दें? 10 बजे आप करते हैं और 10 बजे बैलेंस्ड है। ये हम लाहौर में स्मोक की वजह से 2024-25 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था और वहाँ पे 10 बजे चल रहा है अभी तक, या अब तो खैर 8 बजे हो गया। 10 बजे की टाइमिंग मुनासिब है। रेस्टोरेंट्स 11, साढ़े 11, 12 बजे तक आप खुले रहने दें, लेकिन ये 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे वाला सिलसिला है ना, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल में नामुनासिब है। ये इसकी वजह से मेरे ख्याल में हमें चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं और जिस तरफ हम आगे बढ़ गए, आपने सोशल बिहेवियर की बात की, तो ये एक चैलेंज मेरे ख्याल में है कि हमने थोड़ा सा पाबंदी तो लगानी चाहिए। हाँ, मतलब मैं मुसलसल आपसे ये समझना चाह रहा था इस पॉडकास्ट में कि आप यू पॉइंटिंग आउट टुवर्ड्स, हमने 2-3 चीज़ों पे बात कर ली। एक तो बिल्कुल एक एक्यूट मसला आपका सामने है आपको, कि आप कह रहे हैं यार मुझे बंद कर दिया है, मुझे लॉस हो रहा है, ये कंप्लीट हो भी नहीं रहा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा भाई सब पे करो, किसी पे भी मत करो, और हम अलाइन कर दो सबको एक ही टाइम के आसपास कर दो, 10 बजे 11 बजे कर दें हम आप। सबको करने दो। दूसरा, लेकिन एक जो लार्जर बात सामने आई है असमद यार इस पूरी पॉडकास्ट से, वो ये है कि रिटेल सेक्टर का भी एक तबका है जो शायद कंप्लायंट है रियासत के साथ, एफबीआर के साथ, उसके लिए कोई इंसेंटिवाइजेशन है या नहीं? नहीं होता था एक ज़माने में, जब शुरू में 2018-19 में सेल्स टैक्स का रेट रिड्यूस होता था उन आइटम्स के ऊपर, कपड़े, जूते, इस तरह की चीज़ों के ऊपर, जिसमें ज़्यादातर रिटेलर उस वक्त आए थे कि रिड्यूस सेल्स टैक्स था। और देखें जो कंप्लाइंट होता है ना, वो तो ये देखता है ना कि उस वक्त 9% था और 6% था। हम कहते थे यार हम 9% तो हम दे ही रहे हैं, या देना हम तो ट्रांसपेरेंट हैं, तो 6% पे ले आते हैं ताकि कस्टमर को और हमें दोनों को फ़ायदा हो। अब तो ख़त्म हो गया, अब तो 18% अक्रॉस द बोर्ड हो गया तमाम चीज़ों के लिए। तो अब तो कोई इंसेंटिव नहीं रहा, बल्कि उल्टा है, आपको यही करते हैं कि हमें कॉलें आती हैं कि भाई आप एडवांस टैक्स जमा कराओ, आप ज़रा आपकी, अब तो ये हो गया है, आपको बताऊँ कि दुकानें सील करने वाला सिस्टम हो गया। यार ये भी बताएं, ये बड़ा सुनने में आ रहा है एफबीआर ने आजकल फुल खतरनाक बिहेवियर हुआ हुआ है एफबीआर का। मेरा टैक्स लॉयर है, कह रहा था फरहान भाई बिजनेसमैन परेशान है इस वक्त, अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं, बहुत लोगों के बताए पैसे निकाल लिए एडवांस टैक्स केस के, ये भी हो रहा है। ये एक रियलिटी है ये, और आजकल ज़्यादा हुआ है। आजकल मुझे लगता है ज़्यादा हुआ है, क्योंकि टारगेट्स भी का भी चैलेंज है ना। 700 आखिर में देखिए इनके ऊपर, मैं एफबीआर को इतना ब्लेम नहीं करता अदर देन द रियलिटी कि उनको एक ही उनका टारगेट होता है, या इतने रेवेन्यू इकट्ठा करो। अब आप ए से करो, बी से करो, XYZ से करो, उनको कोई ऊपर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं भाई बस लेके आओ। तो कैसे आएगा? लेकिन टैक्स बेस तो ब्रॉडन ही नहीं हो रही ना, बहुत कम हो रही है, बट बहुत बहुत स्लोली हो रही है। मैंने कहा बहुत, जैसे पॉज के अंदर भी अगर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं ब्रॉडन कर सके, नहीं ब्रॉडन कर नाकामी है, ये नाकामी है। बिकॉज हम ये डेटा, बैंक अकाउंट की आपने बात की, दीगर डेटा 4 करोड़ करंट अकाउंट होल्डर्स हैं, 78 लाख सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के करंट अकाउंट्स हैं, 78 लाख। और फाइलर कितने आपके पास? वो भी नील फाइलर और कुछ देने वाले फाइलर को भी आप अगर अलग करें तो आपके लेस देन 40% है जो कि एक्चुअली कुछ देते हैं। मजे की चीज़ देखें कि उन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों में से जो मेजॉरिटी, बल्क, ये नंबर शायद मैं उन्हीं का बता रहा हूँ, मैं नंबर थोड़ा सा शायद मिक्स कर रहा हूँ, मैं इसको करेक्ट करूँगा। अमार हबीब ने मुझे नंबर दिखाया था स्टेट बैंक की वेबसाइट से कि 90% ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड करंट अकाउंट्स हैव अ डिपॉजिट ऑफ लेस देन 25,000 रुपीज़। देखा था, मैंने भी देखा था, ऐसे ही है। तो फिर बाकी आपके 10% के बाद कितना पैसा होगा? मतलब, और वो नज़र आ रहा है, लेकिन आप उसका कुछ करना नहीं चाहते, शायद करना चाहते हैं। मैं वही कह रहा था, मजबूर नहीं है। मैं एस्टैब्लिश ये करना चाह रहा था कि मजबूर नहीं है, लेकिन एक और डबल वैमी भी तो आई है ना। एंड बिकॉज मैंने, याद है आपसे ईद के ज़माने में मैंने आपसे रब्ता किया था कि ज़रा बताएं मुझे क्या हुआ, हाउ वाज दिस ईद सीजन?
देखिए ईद सीज़न चैलेंजिंग था बहुत है सारा, ना? तकरीबन चैलेंजिंग, बिकॉज देखिए अब तो कुव्वत खरीदना लोगों की अब बहुत इम्पैक्ट हो गई है। सो अब आप ईद पे आप पर सेलेक्टिव होकर खरीदारी करते हैं लोग। तो रियलिटी ये कि फुटफॉल भी डाउन था, लेकिन सेल भी डाउन थी। खास तौर पे मैं ऑर्गेनाइज रिटेल की बात कर रहा हूँ। बाकी जगहों पे देखिए थोड़ा सा मैंने सुना है कि अप एंड डाउन था, कि कुछ जगहों पे कुछ मार्केटें अच्छी गई हैं। अगेन रियलिटी एक और भी हो गई है कि ये हम टैक्स की बात तो करते हैं ना कि यार टैक्स देना चाहिए, टैक्स जरूर होना चाहिए। कंज्यूमर टैक्स देना चाहता है अपने अपने प्रोडक्ट के ऊपर, ये भी प्रॉब्लम हो गया। क्योंकि शायद हर बंदा बचाना 200 बच यार जाए, वो यहाँ 500 बच जाए, तो फिर कंज्यूमर की तरफ से भी प्रेशर है और फिर कंपटीशन की तरफ से भी प्रेशर है कि अगर इनफॉर्मल मार्केट या स्मगल गुड्स हैं या अनडॉक्यूमेंट गुड्स हैं, वो अगर 20% 25% सस्ती हैं, तो फिर आप कैसे कम्पीट करोगे? फॉर एग्जाम्पल चलें आपके पास स्केल है, मैं मानता हूँ स्केल का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप इकोनॉमी स्केल का फ़ायदा उठा के आप सस्ते हो सकते हैं, आप एफिशिएंट हैं, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप सस्ते हो सकते हैं दूसरे से। लेकिन जब इतना बड़ा फ़र्क हो जाए, टैक्स का डिफरेंस 20 से 25% हो, तो प्राइस में आप 10% भी महंगे हो ना, तो फिर दूसरा बंदा कहेगा कि अनलेस कि कोई ब्रांड की चीज़ ले रहा है, वो किसी शौक से ले रहा है। इनइलास्टिक डिमांड इलास्टिक डिमांड जो है इसकी कुछ हद तक है, बाकी चीज़ों में तो आपकी कम्प्लीटली इलास्टिक है। मैं आपको ज़रा वापस लेके आता हूँ ईद सीज़न पे। हम्म, आपने कहा चैलेंजिंग था। अ, जिससे बात कर रहा हूँ, यार मुझे समझ नहीं आता, आई रियली नीड योर हेल्प इन दिस। एक तरफ नंबर्स शो कर रहे हैं डिमांड डिस्ट्रक्शन, जी वेजेस ऑफ पाकिस्तानीज आर एट 10-year लो, मतलब जो 2015 में लोगों की रियल वेज थी, रियल वेज इन्फ्लेशन इनकम थी, एडजस्टेड इन्फ्लेशन एडजस्टेड जो थी, उस पे खड़े हो गए हम। यानी कि पैसे वैसे नहीं कमाए पाकिस्तान ने 10 साल में, ऐसी डिमांड, तो लाजमी बात है उसका एक इम्पैक्ट आएगा डिमांड डिमांड के के ऊपर। ऊपर। उसके नंबर्स आपको नजर आ रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, इधर उधर आगे पीछे। जी और दूसरी तरफ लोग बोलते हैं देखो टीपू सुल्तान पे यार कितना रश लगा हुआ है, रेस्टोरेंट पे वेटिंग में लगे हुए हैं, वो नहीं हो रहा। व्हाट इज गोइंग ऑन? देखिए इज देयर डिमांड डिस्ट्रक्शन? और ये कोई एक बहुत ही छोटे सा एक तबका है जो कि खूब खर्च कर रहा है, और वो एक वो मिराज क्रिएट कर रहा है कि इकोनॉमी बड़ी सही जा रही है। ये तो वही वाली बात होगी ना कि स्टॉक एक्सचेंज हाँ, इतना अच्छा हो रहा हाँ, है और बिल्कुल सही आपकी कह रहे इकोनॉमी, तो आप ये सिमिलर सिचुएशन है कि इट इज़ ये बहुत छोटी आप हम मिसालें ले रहे हैं। तो सुल्तान में कितनी दुकानें या कितनी रेस्टोरेंट है? 15-20। 15-20 है, ठीक है, और वो भी आपका पूरा एरिया को सर्व कर रहे हैं, आपके पूरे आपके KDA PHS और आगे पीछे सब तमाम इलाकों में वहीं आगे कन्वर्ज हो रहा है। अपर मिडिल क्लास जी जी, और वहाँ पे रोड भी इतनी पतली है कि भी लगता है कि भाई रश ही रश है, वही भाई हम वहाँ से गुजरना चाहते हैं, आधा घंटा लग जाता है। तो मैं आप ये मिराज है मेरे हिसाब से, ऐसा नहीं है। यस, कुछ तबके के पास आपके पास पैसा है, लेकिन इन द एंड ऑफ द डे ये बहुत छोटे छोटे पॉकेट्स हैं जिनको हम बेस बना देते हैं कि यार पूरी इकोनॉमी का ये रिप्रेजेंटेशन है। क्योंकि ऐसा आपके नहीं पास है। तो नंबर्स होंगे ना। मैं आपसे भी कह रहा हूँ कि नंबर्स हमारे बता रहे हैं कि डाउन है। ईद के भी नंबर्स पिछले साल से डाउन थे। अभी तो खैर बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है जिसमें 25 से 35% डाउन है हम एक पूरे महीने के पीरियड से कंपेयर टू लास्ट ईयर। एंड यू थिंक दिस इज इंटायरली बिकॉज ऑफ शटिंग डाउन ऑफ मोस्टली, नॉट एंटायरली, ये डिमांड का भी फैक्टर है। यार डिमांड का फैक्टर है। हम देखिए हमने कंपैरिजन किया जस्ट बिफोर दिस पीरियड ऑल्सो, तो ये कंपैरिजन आपको बता रहा हूँ कि ये उससे भी 20 से 25% का फर्क है, लेकिन पिछले साल से 25 से 35% का फर्क है। हाँ, लेकिन तो 1% 10% का फर्क तो है। हाँ है, क्योंकि है? ये भी क्योंकि इसी वक्त जब ये दुकानें बंद हुई हैं पेट्रोल 400 रुपए का हो गया सर यार, फॉर गॉड सेक यार। नहीं बहुत नहीं। मतलब एक बाइक वाला जो बेचारा 7,000 एवरेज पेट्रोल डलवाता था, जी उसकी 60,000 तनख्वाह है, 50,000 तनख्वाह है, वो अब 15,000 20, मतलब उसके पास स्पेस नहीं था। सो अब वो कहाँ जाके शॉपिंग करेगा, वो क्या करेगा? सो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कि वो जो थाली में से खाना है सबको, सही बात है, आप भी खा रहे हैं, मैं भी खा रहा हूँ, उस थाली में खाना खत्म हो रहा है। सही बात है, 100%। सो व्हाट डज दैट मीन फॉर, क्योंकि मैं देखता हूँ, मुझे पता है अगेन ये बहुत एक छोटी सी वो होगी, तबका शायद होगा, किस किस्म का तबका लकी वन में, डॉलमल मॉल में, तारिक रोड पे, ये जो मॉल्स में घूम रहे होते हैं लोग, ये किस किस्म का तबका होता है? नहीं ये है कि मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास है ज़्यादातर। है ना? यस, बिकॉज देखिए आप ये देखिए ना, हम तो रिटेलर हैं, हम तो क्या देखते हैं जब मॉल जाते हैं तो देखते हैं कि कितने लोगों के पास शॉपिंग बैग है हाथ में। घूमने फिरने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन शॉपिंग बैग कितने लोगों के पास है? सेल कहाँ लगी हुई है? जैसा आपके साथ देता हूँ, अभी ये यकम में के बहुत सेल लगी हुई थी, तो दबा के फिर ट्रैफिक थोड़ा बढ़ गया, थोड़ी सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन वो डिस्काउंटिंग भी हुई है ना कि 30-40-50% पे आपने डिस्काउंटिंग की ताकि कस्टमर को खींचने के लिए यार कुछ तो माल बिक जाए मेरा इस सीज़न में, तो ये हुआ है फॉर एग्जाम्पल। तो ये भी करना पड़ता है आपको, और फिर इसका इम्पैक्ट अक्रॉस द बोर्ड होता है कि आपके मार्जिन के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर आपने थोड़ा सा कैश इंजेक्ट करने के लिए लोगों को डिस्काउंट करके आपने बेचने की कोशिश की फॉर एग्जाम्पल वो आइटम। ईद का सीज़न आने वाला है, ईद के सीज़न में अगर ये टाइमिंग्स रहीं तो बहुत बुरा हाल होगा।
मेरे हिसाब से। तो आई होप इंशाल्लाह कि ये अभी ये चीज़ें बेहतर हो जाएं, और वही वाली बात है ना कि सबको एक टाइम पे मोरलेस कर देना, बजाय आप एक सेगमेंट को आप कम पे कर रहे हो। टाइमिंग के ऊपर आई जी, जी। थिंक मैं थोड़ा सा आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस अ लिटिल मोर, क्योंकि मुझे बड़ा इंटरेस्ट है इस चीज़ में कि मैं कंज्यूमर बिहेवियर को समझूं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी बोली, मतलब ये कि यार ये देखता हूँ मैं कि बैग्स किसके हाथ में। और कौन से ब्रांड के या कहाँ के, कौन कैरफोर से? के बैग हैं या इसके फलाने के बैग हैं, किसके बैग हैं? ओके, सो आपके पास जो रेंज ऑफ चेन स्टोर्स हैं, आपके पास इम्तियाज़ भी है आई थिंक, विच इज़ वेरी मैस मेन स्ट्रीम, जी, जी, जी। मिडिल सबसे बड़ा क्लास वही है। और मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, जी, करेक्ट? मिडिल लो मिडिल, बस ऐसे ही है। ऐसा ही है। जी। उससे ज़्यादा मैस का तो कोई भी स्टोर नहीं होगा, या है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। उसी ग्रोसरी के लिए। ग्रोसरी और आपके अभी बाकी आइटम्स के लिए भी डिपार्टमेंट स्टोर है, हाइपर मार्केट कहते हैं उसको। हाँ, वो उस दैट जी। तो और एक ये कारफोर टाइप के स्टोर्स हैं, वो भी आपके मेंबर्स हैं? नहीं, कारोफोर हमारे मेंबर है, लेकिन कारोफोर भी और कि जैसे- इम्तियाज में ज़्यादा फर्क नहीं है। स्प्रिंग्स हो गया। स्प्रिंग थोड़ा प्रीमियम ग्रोसरी में चले जाता है, अच्छा, कारफोर और इम्तियाज में कोई फर्क नहीं है। ज़्यादा फर्क नहीं है। आपके नंबर्स ने क्या माइग्रेशन दिखाई है कि लोग इधर बढ़े हैं या उधर आगे पीछे कुछ दिखा है, जब ये जो इकोनॉमिक डाउनटर्न आया पिछले एक डेढ़ देखिए, साल? हमारे नंबर स्पेसिफिकली डाउन टू दी इस तरह के डेटा को नहीं, स्टोर लेवल हमने में नहीं मिलता, उनके पास होता है लेकिन हमारे पास नहीं होता। अच्छा, लेकिन हमने जब बातचीत की और थोड़ा सा इसको खरीदा तो 2-3 चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1 के इम्तियाज़, आप देखें कि कैरेफोर की दुकानें कम होने शुरू हो गई और इम्तियाज़ की बढ़ना शुरू हो गई। अब इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इम्तियाज़ जो है वो ज़्यादा आपकी उसकी पोजीशन स्ट्रॉन्गर हो गई कि वो प्राइसेस ज़्यादा बेहतर दे सकता है। कैरेफोर एक इंटरनेशनल लेवल का, उसे बाहरी पैसे बेचने सब कुछ करना है, तो अब इंटरनेशनल के लिए भी एक चैलेंज मजीद है कंपेयर टू वो इम्तियाज़। तो अलग मसला है ना। दूसरा इशू ये कि अब लोग डाउनग्रेड कर रहे हैं अपनी बाइंग को, ये एक रियलिटी। आप एफएमसीजी वालों से भी पूछ लें, वो क्या कर रहे हैं कि यार मैं थोड़ा मिड लेवल का ब्रांड ले रहा था शैम्पू का मिसाल के तौर पे, अब मैं सस्ता लूँगा। नंबर 1 तो सस्ते की तरफ और लोग जा रहे हैं। नंबर 2 अपनी बाइंग बिहेवियर के अंदर भी छोटे पैकेट पे जा रहे हैं। ये फिनिशिंग जो होता है ना, ये एक तो होता है सप्लायर की तरफ से कि वो एक कोकोमो वाला लेकिन एक होता है कि एक्चुअली कस्टमर कहता है कि मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं एक सैशे से जो काम चला सकता हूँ दो के बजाय सर्टन पीरियड में, मिसाल के तौर पे शैम्पू का। तो ये एक रियलिटी है। तो ये हम यही देख रहे हैं, डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रही है, लोगों की परचेसिंग पावर ख़त्म होती जा रही है। ये सिचुएशन रियलिटी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर लोग यही करेंगे, यार सस्ते की तरफ जाएंगे, आपकी वैल्यू एडिशन इस मुल्क में नहीं हो सकेगी और नहीं हो रही, और रिवर्स का गेयर हमारा लग गया तमाम सेक्टर्स में, चाहे वो रिटेल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो। हम वी आर गोइंग बैकवर्ड, विच इज़ द अलार्मिंग पार्ट। और एट द सेम टाइम विद अ पॉपुलेशन व्हिच इज ग्रोइंग एट 2.5%। बिल्कुल। एक बड़ा ट्रेंड देखा, मुझे पता है इस पॉडकास्ट का मौजूद है, लेकिन हमारी और आपकी इस पर बड़ी बात हुई है। पाकिस्तान में एक ट्रेंड आया पिछले, बल्कि मुझे अभी भी किसी ने बताया है कि भाई कराची में एक कोई मॉल आ रहा है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉल आ रहा है, पता नहीं कहाँ, उसने मुझे बताया, कह रहा है ये जो मॉल्स का ट्रेंड आया है ये कैसे ट्रिगर हुआ, थोड़ा सा इस पर अगर आप बात कर सकें। एंड हाउ हैज़ बिन दिस एक्सपीरियंस, या ये वो क्या कहते हैं, मैं हमारा एक कराची का लिंगो होता है कि भरम टाइट पतीला खाली है, और इसमें कोई कमाते वमाते हैं, या ये जो इतनी महंगी रिटेल स्पेस आप लोग ले रहे हैं इन मॉल्स में। एंड टेल मी अ बिट अबाउट दिस मॉल इकोनॉमी। एक तो अगर हम रियल सेंस में देखें ना, 2012 से आपकी मॉल्स बनने शुरू हुए हैं पाकिस्तान में। इसमें कराची का डॉल्मन मॉल क्लिफ्टन था, आपका इस्लामाबाद में सेंटोरस मॉल था, फिर बाद में आपके लाहौर में 2-3 मॉल आना शुरू हुए, अब 3 बड़े मॉल हैं, फिर दरमियाने साइज़ के मॉल हैं वगैरह वगैरह। तो ये एक्चुअली ये एक नीड थी ज़रूर, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी रिटेल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा अच्छा तो फिर ब्रांड्स भी डेवलप होंगे। ठीक है जी, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी, मैं समझता हूँ अभी भी अच्छी चीज़ है। लेकिन अब जितने मॉल बनने थे पिछले 10 साल में, उसके अलावा अब उस लेवल के मॉल नहीं बन रहे, बिकॉज एक तो ज़मीन महंगी, सेकेंडली उसकी इन्वेस्टमेंट और कंस्ट्रक्शन महंगी, फिर अब कितनी सख्त है रिटेलर को रेंट देने की। रेंट्स तो अभी मिलियंस में जाते हैं इन बड़े बड़े मॉलों में। स्क्वायर फुट क्या रेंट है कराची के अंदर? नहीं, इस तरह के टॉप मॉल्स के अंदर डॉल्मन डॉल्मन क्लिफ्टन, लकी वन, देखिए यहाँ पे आपके पास तकरीबन आपके पास 1000 रुपये पर स्क्वायर फुट से कहानी शुरू होती है बहुत सारी जगहों पे, कहीं कम भी होती है, डिपेंड करता है मॉल का लेवल क्या है, बट मोर और लेस यहाँ और इससे ऊपर जा रहे होते हैं। और फिर दूसरे शहरों में भी बन गया है। मुझे थोड़ा इसको, मैं आई एम नॉट अ बिजनेसमैन, मुझे बताया, मतलब जैसे अगर एक 1000 स्क्वायर फुट की दुकान है ना, फॉर एग्जाम्पल 1000 स्क्वायर फुट की तो कोई दुकान नहीं है मेरे ख्याल से लकी वन में यार, ये है? नहीं है, 1000 स्क्वायर फुट की भी है, छोटी दुकानें भी हैं। अच्छा, 1000 स्क्वायर फुट की अगर कोई दुकान है तो उसका कितना हो गया? 10 लाख रुपए। आराम से 10 लाख 10-12 लाख रुपए होगा उसका रेट आराम से। तो उसने फिर क्या करना है, उसने फिर सेल भी जनरेट करनी है उस हिसाब से ना, उसने फिर कम से कम आपने 70-80 लाख रुपए महीने का उसने निकालना है उससे, फॉर एग्जांपल। फिर आपके दीगर अखराजात भी हैं। फिर मॉल सिर्फ रेंट नहीं लेता, मॉल लेता है कॉमन एरिया मेंटेनेंस,
जो कि तकरीबन 250 रुपये पर स्क्वायर फुट होता है, क्योंकि पूरा मॉल है ना आपका। अभी क्या हो रहा है कि अभी मॉल चल रहा है बिकॉज रेस्टोरेंट खुले हुए हैं लेकिन दुकानें बंद हैं, तो क्या हो रहा है कि उसका एसी का जो पूरा खर्चा है वो तो आ रहा मॉल है। का पूरा आ रहा है, वो दुकानदार ने भी देना है, रेस्टोरेंट ने भी देना है, तो क्या है ये भी डबल हो गया ना, अभी सेल भी नहीं आ रही है लेकिन खर्चा वही है। तो ये एक कॉस्ट का स्ट्रक्चर होता है मॉल के अंदर। ओके, सो गोइंग बैक टू दैट, बिकॉज दिस इज वेरी, आई थिंक इसमें बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे और लोग समझना चाहेंगे, क्योंकि कराची का एक फेवरेट पास टाइम है मॉल जाना है, लाइट चली मॉल चलाओ, एसी चल रहा होगा, enjoy चल रहा है, करें। रिलैक्स में क्योंकि उसकी कोई कॉस्ट है ना। फूड कोर्ट्स में। अच्छा, अक्सर ये होता है कि फूड कोर्ट्स में ज्यादा रश होता है और दुकानों पे ऐसे ही है, सन्नाटा होता है। ऐसे ही है। हमें तो तो- शौक है ना खाना खाने का। हाँ, खाना खाने का। सो मैं ये भी समझना चाह रहा था कि आपने बताया कि कराची के इस वक्त सबसे बड़ा, ओके, पाकिस्तान के अगर टॉप 3 बिगेस्ट मॉल्स कौन से हैं? एक तो लकी वन हो गया, जो सबसे बहुत बड़ा मॉल है, सबसे बड़ा मॉल वो है। फिर आपका डॉर्मन मॉल लाहौर हो गया जो कि डीएचए में लाहौर में खुला है, ठीक है। उस आपका सेकंड हो गया। फिर आपका ये आपका आ जाता है पैकेजेस मॉल, साइज़ के हिसाब से अगर बात करें, ये टॉप 3 है। कंज्यूमर बिहेवियर डिमांड डिस्ट्रक्शन में कराची वर्सेस लाहौर का क्या सीन है इस वक्त, देखिए मेरे हिसाब से कराची ज़्यादा अफेक्टेड है ना? जी। ये तो बहुत क्लियर है हमारे 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 पास Data जो से। डेटा आता है कि कराची में, और कराची में आपकी रिटेल की जो डेवलपमेंट वैसी हो भी नहीं पा रही जितनी आपकी पंजाब में, इस्लामाबाद में हो रही है। वहाँ तो फिर भी मॉल्स आपके थोड़े एक्सपैंड हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन वो नहीं है। और जो स्पेंडिंग सिचुएशन है वो भी हमें नज़र आता है कि पंजाब साइड पे टोटल फैक्टर वहाँ पे डेवलपमेंट के साथ साथ आपका इनकम्स भी लगता है कि वहाँ पे फिर भी उतनी बैडली अफेक्टेड नहीं जितनी है ना? कराची में। भाई, वो मेरे एक दोस्त हैं, गाड़ियों का काम करते हैं, कह रहे हैं यार हमारी सारी गाड़ी वहाँ बिकती है, बड़ी गाड़ी, थोड़ी महंगी गाड़ी, कह रहे हैं वहाँ सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, वहाँ बिकती हैं गाड़ी। जी। और रिटेलर भी ऐसे सर, रिटेलर अब कराची की रिटेलर इतने नहीं हैं जितने ज़्यादा पहले होते थे कंपेयर टू द ओवरऑल। कराची की रिटेलर सब के सब उनकी ज़्यादा दुकानें पंजाब, इस्लामाबाद, इधर उनकी सेलें भी ज़्यादा वहाँ होती हैं कराची के मुकाबले में। तो अब तो कराची, देखिए कराची हालांकि है एक मिनी पाकिस्तान है, एक बड़ा शहर है 3 करोड़ प्लस लोगों का, लेकिन अब उसका वो Leadership नहीं है। स्टैग्नेशन है और बाकी जगहों पे ग्रोथ ज़्यादा है। और बिजनेस लीडर नहीं है अब कराची, बिजनेस लीडर का जी, है ना? टैक्स का लीडर इसलिए होगा शायद बिकॉज आगे हेड ऑफिस यहाँ होते हैं बहुत और सारे, पोर्ट्स हैं, और पोर्ट्स हैं, हेड ऑफिस है, इंडस्ट्री पर भी अभी आ बैंक्स जाती हैं। है, बैंक्स हैं। हाँ। और तो इस वजह से, वरना तो अब ओके, गोइंग बात बैक टू द मॉल इकोनॉमी, सो ये मॉल्स का ख्याल आया क्या 2012 में, कहाँ से? मिडल ईस्ट को देख के आया? जी। मेनली तो मुझे लगता है कि मिडल ईस्ट में हुआ था। प्रॉपर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मॉल जो है ना, यही आपके मिडल ईस्ट से ही लोगों ने यहाँ पर डेवलप किया। लेकिन अच्छी बात यह कि भी ये आपके पाकिस्तानियों ने डेवलप किए ना, बाहर से तो लोग नहीं लेके आए, पाकिस्तानियों ने वहाँ देखा और पाकिस्तानी के ग्रुप्स हाँ, ने सारे यहाँ पे पाकिस्तानी ग्रुप्स हैं। सब ने यहाँ पे इस्टेब्लिश अच्छा, किया। एक चीज़ अक्सर समझ में नहीं आती है असद यार, और जो प्लीज़, आई मीन मुझे जी। नहीं पता आप कितना खुल के बात कर सकते हैं यार, कभी कभी लगता है यार इस दुकान पे तो इतनी मतलब आप कह रहे हैं मिनिमम 10-12 लाख रुपए रेंट है, और ये भी आप कह रहे हैं बेस, आपने बताया है, मतलब ऊपर ही है इससे। ऊपर से होगा, 15-20 बड़ी लाख दुकान लगा होगी लें। तो उसका पर स्क्वायर फुट रेंट कम होगा, लेकिन रेंट ज़्यादा होगा, हाँ 30-40 लाख तक भी होगा। हाँ, मतलब 30-40 लाख में चला जाएगा, 20 लाख लगा लेते हैं। एक 20 लाख रुपए रेंट दे के बैठा हुआ है एक बंदा, और सिमिलरली यू आर सीइंग द प्राइस ऑफ क्लोथिंग, मतलब आई वेयर जीन्स, मतलब मैं जीन्स पहले मैं लिवाइस पहनता था, अब मैं आउटफिटर्स पहनता हूँ क्योंकि मैं लिवाइस अवॉर्ड नहीं कर सकता। मेरा भी याद, मैं तो पाकिस्तानी पहनता हूँ। लेकिन वो आउटफिटर्स भी अब बहुत महंगा होता जा रहा है। अभी सेल लगी थी तो मैंने जाके खरीदी है उस पर। बाय द वे, आई एम नॉट इंडोर्सिंग आउटफिटर्स, इसको आप लोग शाउट आउट मत समझ लीजिएगा। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इस पूरे ये जो पूरे इकोनॉमी है इसकी, ब्रांड्स की और इन चीज़ों की, इसके अंदर जब एक आम पाकिस्तानी का जो कंज्यूमर बिहेवियर था, जब उसने देखा कि ये ब्रांड्स आ रही हैं, तो कितने फीसद लोग अभी भी उसी दुकानदार के पास जा रहे हैं? मतलब मैं हैदरी गया यार, वीरान लगा मुझे हैदरी। हमने बचपन में सारा टाइम अम्मा के साथ, बहन के साथ हैदरी उंगली पकड़ के चले गए। अभी वो बिल्कुल, मतलब उन बाजारों पे क्या फ़र्क पड़ा है मॉल्स के आने से? देखिए मेरे हिसाब से फ़र्क तो पड़ा है ना? बट ऐसा भी है कि ये तो अभी की हम बात करें ना, अभी तो सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है कि हैदरी आपकी फिर भी गेमी होती है ईद के दिनों में, फॉर एग्जांपल आपकी ऐसी मार्केटों में, और उनके सडन सीजन होते हैं ना, विंटर का सीज़न होता है, शादी का सीज़न होता है, उस वक्त गेमी होती है। तो ये सीज़न थोड़ा, ये वक्त थोड़ा स्लो होता है आपके ईद उल फितर के बाद का। तो फ़र्क तो पड़ा है कि ब्रांड्स ने आकर एटलीस्ट एक बेहतर क्वालिटी, बेहतर प्रोडक्ट होती है, और एक्सपीरियंस होता है, पर सर्विस होती है, हर चीज़ की कॉस्ट है। दूसरी बात है, आप मॉल में एक आ रहे हैं, आपका एयर कंडीशन मॉल है, एयर कंडीशन भी दुकानदार उसका बिल दे रहा है ना, तो फिर वो उसकी प्रोडक्ट के प्राइस से भी शामिल होगा, फॉर एग्जांपल उसकी सर्विस भी शामिल होगी, उसकी रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी भी उसमें शामिल होगी, हर चीज़ की कॉस्ट शामिल होगी, फॉर एग्जांपल उसके ओवरहेड्स भी होंगे। दुकानदार जो सिर्फ अगर माल लेफ्ट ओवर पकड़ रहा है, किसी मार्केट से ख़रीदा है, तो वो खुद आके बैठ के कस्टमर को बेच रहा है,
तो फ़र्क तो है, बिकॉज देखिए डिज़ाइनिंग भी मौजूद इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, डिज़ाइन भी है, क्वालिटी को कंट्रोल भी और करना। भाई प्राइस का उतना फर्क नहीं है टू बी ऑनेस्ट, जो मैंने देखा है जो इतना फर्क नहीं होता प्राइस का, बहुत आगे पीछे ही 10-15% का फर्क होता है, दैट्स व्हाट आई हैव सीन। फॉर लाइक प्रोडक्ट फिर Like आपकी for like. लग्जरी प्रोडक्ट डिफरेंट है, उसको हम नहीं उसको हम नहीं लेते, उसकी तो एक्स्ट्रा कॉस्ट लेते हैं वो डिज़ाइनर हो गए या फलाने ब्रांड हो गए। तो मैं एक और सवाल जो आ रहा था कि कुछ दुकानें आपको हर वक्त खाली नजर आती हैं हम्म। और आप कहते हैं यार कि ये इज इट, डू पीपल मेक मनी आउट ऑफ दीज मॉल शॉप्स? ऑनेस्टली स्पीकिंग सच बताएं, नहीं, बहुत सारे कुछ केसेस में देखिए दो चीज़ें होती कोई हैं। पैसा कमा रहा है इनमें पैसा बैठ के देखिए, अगर 30 बैठा लाख रेंट अगर बैठा हुआ है मोर देन 1 साल या 2 साल या 3 साल, तो उसमें पैसा बना रहा होगा किसी न किसी तरीके से। अब मैं बताता हूँ, एक तो ये था मॉल के अखराजात ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहाँ सेल भी ज़्यादा होती है, बिकॉज लोग ज़्यादा आ रहे होते हैं। तो आपकी सेल वॉल्यूम के हिसाब से वहाँ मॉल की दुकान और एक आम मार्केट की दुकान, ताजपुर बहादुराबाद के अलावा की बात करता हूँ, फॉर एग्जांपल DHA में कहीं हो गया, या आपका KDA में कहीं हो गया, या और मिल्क कैंट की तरफ हो गया, तो वहाँ पे स्ट्रीट शॉप की सेल उतनी नहीं होती जितनी मॉल की होती है। तो आपको वॉल्यूम मिल रहा होता है वहाँ पर, लेकिन वो कॉस्ट भी ज़्यादा वहाँ की होती है। सेकेंडली, मार्केटिंग हो रही होती है आपकी, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। बहुत सारे लोग और बहुत सारे नए ब्रांड, अभी लाइन लगी हुई है, अभी भी लाइन लगी हुई है, हालात में भी बहुत सारे नए लोगों ने नए ब्रांड शुरू किए हैं शौक में या किसी वजह से, और उन्होंने कहा कि यार मुझे दुकान चाहिए डॉलमन में, अगर मैं डॉलमन में मेरी दुकान होगी तो मेरा नाम इस्टेब्लिश हो जाएगा कि यार मैं डॉलमन में दुकान है तो हमारा ब्रांड मेरा एक छा गया या एक इस्टेब्लिश हो गया है, कंज्यूमर मुझे ट्रस्ट करेगा। तो ये भी फैक्टर है ना कि मार्केटिंग, कभी बिलबोर्ड लगाने से बेहतर है कि जहाँ से हज़ारों लोग गुजर रहे हैं वीकेंड पे, वहाँ पे मेरी दुकान मौजूद हो। तो इसलिए भी लोग उस दुकान को प्रेफर करते हैं और प्रायोरिटी बनाते हैं कि उसको लोग देख रहे हैं कि यार ये एक मार्केटिंग एक्सपेंस में मार्केटिंग एक्सपेंस में कंसिडर करते हैं। बट फिर भी अगर सेल नहीं हो रही तो आप आ नहीं बैठ सकते, नहीं बैठ सकते ना। नहीं बैठ ओके, लेट मी आस्क यू अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई डोंट नो इफ यू हैव द नंबर, बट लेट मी आस्क दिस एंड देन वी मूव टुवर्ड द एंड ऑफ द पॉडकास्ट। व्हिच मॉल डज मोर सेल्स आउट ऑफ कराची, द बिग टू, डॉलमन मॉल, क्लिफ्टन बड़ा है और ये बड़ा है लकी वन, ये दो सबसे बड़े आपके मॉल। कौन ज़्यादा? ये डिपेंड करता है ऑन दी ब्रांड एंड द प्रोडक्ट। देखिए, एक रियलिटी है, मिक्स में फ़र्क है। कस्टमर मिक्स की बात अगर करें, वहाँ पर लो कंपैरेटिवली टू डॉलमन क्लिफ्टन लो प्राइस आइटम बिकता है, बट बहुत वॉल्यूम में बिकता है। यहाँ पे थोड़ी महंगी चीज़ें बिक जाएंगी। मैं बता दूँ, यहाँ पे आपकी डॉलमन क्लिफ्टन में रोलेक्स की दुकान भी है, अफगान कार्पेट की दुकान भी है। इस तरह की चीज़ें डॉलमन में बिकती होंगी, वहाँ नहीं बिक सकती इतनी आसानी से। वहाँ पे ऐसी ब्रांड भी होंगे जो कि शायद डॉलमन में मौजूद ही नहीं है। तो मैं फिर भी लाइक फॉर लाइक अगर बोलूँ तो लकी वन बीइंग अ बिगर मॉल, उसकी वहाँ पे सेल ज़्यादा होगी लोगों की, ज़्यादातर लोगों की। और दुकानों की साइज़ को भी देख लें, फुटफॉल भी ज़्यादा, फुटफॉल तो है ही ज़्यादा। वो तो हमें पता है कि वहाँ पे तो 60,000 बंदा भी चले जाता है वीकेंड पे। इन हालात से पहले एक दिन में वीकेंड के ऊपर भी चले जाता था, पीक के ऊपर। यहाँ पे मेरे ख्याल में 30-35 होता होगा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका डेटा भी पब्लिक है। ओके, तो ये फ़र्क है, लेकिन सेलों में लकी वन ज़्यादा मेरे ख्याल में ज़्यादा है और डॉलमन के। यार आपने सेल्स की बात की, यार ये सेल्स का क्या चक्कर है? कुछ लोग अक्सर लोग बोलते हैं पाकिस्तान में फ्रॉड सेल्स होती है, यू नो दिस, यू आई थिंक आप बाहर भी जाते हैं, बाहर सेल होती है और उसमें मैंने देखा एक जगह लिखा हुआ था कि एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 6 मंथ से डिस्काउंट को ही आप सेल तस्वर कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान में सेल्स जेन्युइन होती हैं? ऑर्गेनाइज्ड रिटेल की बात कर रहा हूँ, बाकी जगह तो सेल्स ही नहीं होती। ज़्यादातर मेरे ख्याल में होती हैं जेन्युइन। क्यों? आप देखें, ये देखें कि आपका बहुत सारी जगहों पे सेल जो लगती है, उनकी चीज़ पे लगती है कपड़े जूते वगैरह पे। उसको पहले पकड़ लें, कपड़े जूतों का सीज़न होता है। क्या आप भी लगाते होंगे ना? आप भी तो आप लोग भी तो करते होंगे सेल? जी, हम लगाते हैं। हम ये करते हैं कि आपकी सीज़न में एक वक्त होता है जिसमें आपकी सेल आप फुल प्राइस पे बेचते हो, एक फुल प्राइस सेल थ्रू होती है, यानी कि आप फुल प्राइस पे कितने बेच लोगे और कितने डिस्काउंट पे बेच लोगे, तो आप बैलेंस आउट करते हो। यस, मैंने ये देखा है, लेकिन मैंने ये देखा है कुछ जगहों पे कि ये ज़रूर होता है कि उन्होंने प्राइस बढ़ा के उन्हें डिस्काउंट कर दिया। ये गलत प्रैक्टिस है, ये नहीं होनी चाहिए। होता है, ये बड़े ब्रांड्स करते हैं। नहीं, ये होता है, वो नहीं होना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि ये काम गलत है, होता है, नहीं होना चाहिए। जनरली जो मैंने देखा है, मैं शॉपिंग करने जाते हैं ना, मैं देखता हूँ कि ये मुझे कम नज़र आती है। एक फैक्टर लेकिन है कि भी आपकी महंगाई भी बढ़ रही है ना, तो प्राइसेस भी जल्दी रिवाइज हो रही हैं। ये भी एक रियलिटी भी है कि जो चीज़ आपको फॉर एग्जाम्पल 1 साल पहले आपको फॉर एग्जाम्पल उसी मिलती जुलती चीज़ आपको 4,000 की मिल रही थी, अब आपको 5,000 5,500 की मिल रही होगी, तो डिस्काउंटिंग भी उस हिसाब से होगी। तो ये भी एक रियलिटी है फॉर एग्जाम्पल। बट मैं समझता हूँ कि ये काम जो होता है ये गलत है, नहीं होना चाहिए। हम नहीं करते, मुझे मालूम है बहुत सारे ब्रांड नहीं करते, कुछ ऐसे होंगे जो करते होंगे, जो कि मैं समझता हूँ। लेकिन हमारा ये भी एक चैलेंज है ना कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आप कितनी सेल्स करते हैं? कंज्यूमर प्रोटेक्शन में हमारी सेल्स तकरीबन हर 2 महीने बाद, एटलीस्ट हमारे जो कपड़े और जूते होते हैं उसमें 2 महीने बाद, 1.5 महीने बाद होता है। जी, एक हमारा ब्रांड है, और एक लेदर के ब्रांड हमारी सेल बहुत कम होती है। वो तो नहीं होती है, कहाँ होती है? कभी ना उनके बराबर होती है। वो कभी हमने कोई रॉयल्टी प्रमोशन लगा दी, फलाना कर ली, जरूरत नहीं, आप जरूरत का इशू नहीं है। आप अपने प्रोडक्ट को डिवैल्यू नहीं कर सकते। हमारा वो प्रोडक्ट नहीं है जो कि हम हर सीजन बदल रहे हैं।
ये हमारे प्रोडक्ट होते हैं जो कि आपकी वही प्रोडक्ट जो है खत्म वो हो आपने जाएगा। आपकी 1 साल 2 साल, हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन हैं जो 6 7 साल पुराने। हाँ, तो वी वो कैन आपने अपने वालिद साहब का भी पोस्ट किया हुआ था, दैट वाज ब्यूटीफुल, वो जो लेदर वाला था। लेदर वाला यू स्टिल हैव इट? अभी अभी है आपके पास? अभी नहीं है, वो तो ट्रैवल वॉलेट है, वो मैं ट्रैवल करते हुए इस्तेमाल करता हूँ। कितने 25 साल पुराना हो गया? वो तकरीबन हमें 23-24 साल पुराना है। ओके, सो आई अंडरस्टैंड दैट। लेकिन आप इस बात से एग्री करते हैं कि सेल्स पे प्रॉब्लम्स है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के ऊपर प्रॉब्लम है। Consumer- कंज्यूमर को रिफंड एक्सचेंज के भी मसले मसाइल हैं, आफ्टर सेल सर्विस के भी इश्यूज हैं। ये अरे सारे इशू यार, ये तो रिजॉल्व करने बहुत वाले बड़ा issues इशू है, बहुत बड़ा। इस पे आप लोग कोई काम नहीं करते? करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वी आर वर्किंग, एक तो हम फॉर एग्जाम्पल पंजाब हुकूमत के साथ हमने डिस्कस किया कि स्टैंडर्डाइज करें इसको, ताकि तमाम ब्रांड्स में एक मिनिमम लेवल ऑफ रिटर्न एक्सचेंज पॉलिसी होनी चाहिए और उसको लागू करें, बजाय आप ओपन छोड़ दें। अभी क्या है, बहुत सारी चीज़ें ओपन है, मसला होता है और कस्टमर के लिए आसान नहीं होता। तो देखिए, हमारे लिए ही फ़ायदा है कि अगर हम जो सही काम करने वाले लोग हैं, जो कस्टमर को सर्विस देने वाले लोग हैं, अगर वही चीज़ स्टैंडर्डाइज हो जाएगी तो सब भी उसको फॉलो करना शुरू करेंगे ना। मार्केट को फायदा होगा और लोग उसको वैल्यू भी करेंगे कि यार यहाँ अच्छी सर्विस मिलती है, रिटर्न एक्सचेंज होती है। तो ये बहुत सारे इश्यूज हैं जो कि रिटेल सेक्टर के अंदर हमने ठीक कर रहे हैं। आपने एक बात का जिक्र किया था शुरू में कि यार हम मिनिमम वेज भी देते हैं, लेकिन हमने एक सर्वे किया था, आपने शायद देखी होगी वो डॉक्यूमेंट्री, और उसमें काफ़ी शोर भी मचा था। बहुत सारे तो नहीं दे रहे थे। सही कह रहे हैं, ये रियलिटी है। क्या होता है बहुत सारी जगहों पे, खासतौर पे जूते वाले भी हो गए, कपड़े वाले भी हो गए, और ये अनऑर्गेनाइज या ऑर्गेनाइज जो अभी भी अनऑर्गेनाइज सोच के चल रहे हैं वहाँ पे बहुत होता है। ये क्या होता है कि वो फिक्स सैलरी मिनिमम वेज से कम देते हैं और कमीशन ज़्यादा देते हैं, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि वो कवर कर रहे हैं कि यार सेल होगी तो आपको ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे, लेकिन आखिर में जब जैसे आजकल के हालात है, क्या सेल ही नहीं हो रही? सेल ही नहीं हो रही, सन्नाटा पड़ा हुआ तो है। फिर क्या हो रहा है, तो मिनिमम वेज से कम मिल रहे हैं पैसे को, तो ये गलत बात है। तो ये काम नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अगेन अनइवन इन्फोर्समेंट वाला मसला है। अच्छा, लोगों निकालेंगे नहीं। अच्छा, मैं देखिए, अभी आपने इतनी बड़ी खबर देखी, गूगल ने और माइक्रोसॉफ्ट ने और ओरेकल ने 40-50 हज़ार लोगों को फायर कर दिया। उनका बड़ा सिंपल प्रेमिस है। एक थोड़ा ये भी मेंटालिटी बताया मुझे सेठ साहिबान की, कि बाहर अगर गूगल जो $4 ट्रिलियन कंपनी है, अल्फाबेट, ओरेकल $1 ट्रिलियन कंपनी है, उनको जब नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, वो कहते हैं नहीं यार, अब ये हम इन लोगों को नहीं इज्जत से रख सकते, इनको हम फारिग कर देते हैं। हमारे यहाँ कोई फायर वायर नहीं करता, कोई स्टेट, चाहे फैक्ट्री हो, इंडस्ट्री हो, कहीं से लोग फायर नहीं होते, लेकिन फिर उनको रखते हैं इन हालात में जिसमें वो स्टेट एक खुदा होता है और वो उसकी मखलूक बन जाते हैं। व्हाई इज दैट, एंड डू यू एग्री विद इट? नहीं, देखिए, आई डोंट अग्री कि लोगों का नाजायज़ फ़ायदा उठाना चाहिए, नंबर 1। ठीक है, यस, आपको लोगों का ख्याल रखना है, ये हमारा फ़र्ज़ है, दीन के पर्सपेक्टिव से भी और इखलाकी तौर पे भी। मैं समझता हूँ कि लोगों को सबसे पहले ये काम ही करना चाहिए कि लोगों को फारिग कर दें। ठीक है, पूरी कोशिश करें कि यार उनको चले, उनका भी घर चलता रहे, बिकॉज जब आप हालात को भी देखते हैं ना, तो आप कहते हैं कि यार यहाँ कहाँ जाएगा, वो क्या करेगा। सही है। तो ये हमारे कल्चरल और हमारी एक रिवाज है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको वो मैं सेपरेट करता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ अगर लोगों को आप नाजायज़ तरीके से उनको पैसे पूरे नहीं देंगे या उनका फ़ायदा उठाएंगे, तो ये वो गलत काम है, उससे मैं बिल्कुल भी अग्री नहीं करता। और उसका आपने पे बैलेंस ढूंढना है ना। आपने पे ये कहना है कि चल मैं लोग ही कम रखूँ, फॉर एग्जांपल उनका ख्याल रखूँ और कोई ऐसी चीज़ मैनेज करूँ, लेकिन ये वाला काम वो गलत है कि आप मिनिमम वेज ना दें, बेनिफिट्स ना दें। लेकिन ये भी रियलिटी है कि आपके यहाँ हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ तो पब्लिक हेल्थ तो है नहीं है, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन आप देते हैं, आप पता कम नहीं, लोग आप देते हैं, बहुत- नहीं कम लोग देते हैं, बट देखिए ये देना है, हेल्थ कवरेज होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, चाहिए। फिर दूसरी बात है कि मैनेजर तो बाकी लोगों के लिए कोई ना कोई बाइक या गाड़ी देना, यार, ये बड़ी मजे की बात बताई आपने। ये मतलब ये और कहाँ होता है, तो ये भी कॉस्ट है जो कि ऐड होती है, फॉर एग्जांपल। ये बट अगेन ये आपकी मिड लेवल मैनेजमेंट और अबव होती है, ये हम उन लोगों की बात नहीं हाँ, कर रहे हम उनकी बात नहीं कर रहे। लेकिन इवन फ्यूल अलाउंस भी क्या बाहर मुल्क में होता है? बिल्कुल नहीं होता। नहीं होता। वहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे लोग आते हैं, अपने उसमें हर चीज़ शामिल होती है, एक लमसम पैकेज होता है। हम यहाँ फूड अलाउंस भी दे रहे हैं, मोबाइल अलाउंस भी देते हैं, बहुत सारी चीज़ें देते हैं, उनसे दे रहे होते हैं, सिक्योरिटी भी रखी हुई होती है, सब कुछ कर रहे होते हैं। जनरेटर रखे हुए हैं। Two quick questions and then we'll wrap this up. Number one, e-commerce. Is that also affected? And B, कितनी ग्रोथ आ रही है उस साइड पे रिटेल की? देखिए, एक तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि ऑनलाइन भी काम करते हैं और ऑफलाइन भी करते हैं। ये हो गए आपके ब्रांड जो मल्टी चैनल ब्रांड है। ठीक है, फिर आपके पास ऑनलाइन ओनली वाले लोग हैं। ठीक है, ये भी एक डिफरेंट एक यूनिवर्स है। ऑनलाइन की ग्रोथ जनरली बेहतर है आपकी ऑनलाइन, बिकॉज लोगों का रुझान उस तरफ बढ़ गया है, लोग अब ट्रस्ट करना शुरू कर रहे हैं, पेमेंट भी करना आसान हो गया, कोरियर कंपनी बेहतर, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो गया, तो आपकी तकरीबन 10 से 15% तो सालाना आराम से हो रही है। कई गाँव पे तो 30-40% भी आपकी सेल बढ़ रही है ई कॉमर्स की। बिकॉज अगेन आप एक कराची में बैठ के आप पूरे मुल्क को आप सर्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आप बाहर मुल्क भी आप सामान बेच सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे कपड़े बाहर जाते हैं,
तो ई कॉमर्स की दुनिया जो है मैं समझता हूँ वहाँ पे ग्रोथ है, बट वो अगेन ऑफलाइन की किसी डायरेक्शन को कवर नहीं करती है। लेकिन ऑनलाइन के अंदर एक और भी फिनोमेना है कि वहाँ भी अब ये अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी बहुत बढ़ गया कि वहाँ पे इसलिए बड़ा है बिकॉज अगेन वो दुकान कहीं कोई आ नहीं सकता, कोई पकड़ नहीं सकता, बैंक अकाउंट की कोई एक्सेस नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो क्या हो रहा है कि अब बहुत सारे लोग उसमें जो है cheating भी हो रही है। उसमें बहुत सारी चीज़ें ये हो रही हैं। और फिर दूसरा इशू है कि कंज्यूमर की भी अवेयरनेस का भी चैलेंज है। मसला तब जब मसला होता है तब वो ये नज़र नहीं आता, ना उसका कोई नंबर कोई उठा रहा होता है, ना कोई उसका ऑफिस का एड्रेस है, मेरा एड्रेस फ्रॉड्स हो रहे हैं। फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो लोगों को अवेयरनेस हमें पैदा करने की ज़रूरत है कि यार कहाँ से आपको खरीदना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए। बट ऑनलाइन के अंदर मैं समझता हूँ कि ग्रोथ ऑफलाइन से तो बहुत बेहतर तो है। जब आपने बोला था कि नंबर्स डाउन थे, तो आप सेल्स की जब बात कर रहे थे तो आप इन ब्रांड्स की ऑनलाइन, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं नहीं नहीं यार इन लोगों ने ऑनलाइन बेच दिया होगा, आप उसको इंक्लूडेड बात कर रहे थे ना सेल्स की। नहीं, ये मटेरियल की बात करता, और लेकिन ऑनलाइन इसको कवर ही नहीं किया। ऑनलाइन तकरीबन लोगों का 10% 15% तो नहीं भी नहीं बढ़ा है, जो कि उससे ज़्यादा पहले हटाया था। जी फॉर एग्जांपल अगर वो 10% था आपके टोटल का 90 या 10, तो 10-15 हो गया, लेकिन 90 आपका उड़ के 70 पे चला गया फॉर एग्जांपल। ओवरऑल ही डाउन। ओवरऑल ही डाउन है। लेकिन एक और चीज़ आपसे ऑनलाइन का वही एक और चैलेंज है इस वक्त महंगाई की वजह से। फ्यू आपके सारे कोरियर जो है ना उन्होंने 25-35-40 रुपए या % बढ़ा दिए अपने फिर। हसीन बात है यार, तो जाहिर है फिर वो ऑनलाइन की में वो वारा नहीं खा रहा। वारा नहीं तो खा ऑनलाइन की ग्रोथ इसलिए भी इतनी नहीं हो रही। राइडर्स क्या तबाही हो गई होगी वैसे। राइडर्स की और छोटे जो ई कॉमर्स के सेलर्स हैं बुरा हाल उनके लिए अब बेचना मुश्किल हो गया ना। जो 1000 रुपये की चीज़ थी, अगर उसमें 100 रुपये का इजाफा हो गया, एक तो खुद ही और फिर राइडर या कुरियर सही कह तो 1000 रुपये की चीज़ 1200 हो गई, तो कितने लोग खरीद सकते हैं? परचेसिंग पावर की घूम फिर के वही बात आती है परचेसिंग पावर के ऊपर। बात बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक आखिरी सवाल एंड देन वील रैप इट अप। आप एक चीज़ जिसका बड़ा अफसोस होता था देख के, कि आप बाहर ट्रैवल करते हैं, बेकरी की भी चेन्स होती हैं, पाकिस्तान में ये चेन्स का कॉन्सेप्ट नहीं आया है असफन यार उस तरह। अब आपने देखा है पिछले 3-4 सालों में विद इम्तियाज बिकमिंग अ मेगा बिग ब्रांड, यू आर सीइंग कबाबजी गोरमे वाले हैं पंजाब गोरमे में। वाले पंजाब में था, कराची Cakes and में bakes वगैरह। केक्स एंड बेक्स है, गोरमे है, शेजान की भी हैं, मिठाई की भी दुकानें हैं बहुत सारी पंजाब में। कराची में हमने देखा कि वो इसको बड़ा खुशी से लगाते थे, हमारी कोई ब्रांच नहीं। ये क्या मेंटालिटी थी, और क्या अभी इसमें चेन स्टोर्स के धंधे में कितना स्कोप है? देखिए बेकरीज का काम एक तो क्वालिटी बड़ा इम्पोर्टेंट है ना, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। पाकिस्तान में ये तो बहुत जब बड़ा मसला है, जब बिल्कुल सही कह रहे जब जब खाने पीने की बात आती है ना, तो वहाँ क्वालिटी मेंटेन करना बड़ा चैलेंज हैं, होता है। जो कि तो नहीं होती पाकिस्तान जो कि मुश्किल होती है स्केल करना, मल्टीपल ब्रांचेस खोलना। बहुत सारे ऐसी जगह हैं जाके अगर खोल भी लिया उन्होंने, दूसरी ब्रांच की मज़ा ही नहीं होता। लोग ये अलग है, कहते हैं अलग है। यार वो अलग है, वो बात ही नहीं है, उस जगह पे जाओ। बिल्कुल निहारी, सही चाहे कह वो रहे निहारी हो गई, चाहे वो बिरयानी हो गई, चाहे वो कोई भी चीज़ होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इशू ही यही है। बेकरी में फिर भी मैं समझता हूँ कि पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो मेरे ख्याल में मेंटालिटी की बात होती है। क्या देखिए, हर बिजनेस चेन बन सकता है ना? अगर वो अपने लोगों के ऊपर ट्रस्ट करे, सिस्टम्स बनाए, कंट्रोल्स अपने स्ट्रॉन्ग रखे और अपनी प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करके क्वालिटी मेंटेन कर सके। तो मेरे ख्याल में ये इंकरेज करना चाहिए हमें, बल्कि बजाय ये हम सबको बोल रहे हो कि यार आप एक महदूद रहो। और हमारे यहाँ ओवरऑल कल्चर जो है क्रिएट हो गया है, सबको यही प्रमोट किया जाता है कि बस अपने काम से काम रखो, एक दुकान रखो। दूसरा अगर खोलना है कि मामू के हवाले कर देना, भतीजे के हवाले कर देना, वो खोल ले अपने नाम से वगैरह। लेकिन हम टैक्स पॉलिसी भी ऐसी बनी हुई है ऑनेस्टली स्पीकिंग कि लोगों को इंकरेज नहीं हो रहा कि वो स्केल करें और बड़ा करें। You are the chairman, the head of Chain Stores Association Pakistan. Can I ask you a very direct question? आपके अपने कितने स्टोर्स हैं? 12 आपने 12 स्टोर्स खोले हुए हैं एंड ऑल ओवर पाकिस्तान, 2-3 शहरों में, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद। एंड यू थिंक ये किस अरसे में खोले आपने? ये हमने 2001 में शुरू किया था, रिटेल का काम। उससे पहले हम मैन्युफैक्चरिंग करते थे। Are you happy with this growth? नो, वी हैड 3 ब्रांड्स, नाउ वी हैव 2। हमने एक बंद किया रिसेंटली बिकॉज हालात की वजह से। हमारे पास तकरीबन 22-23 दुकानें थी। तो आपने रिड्यूस किया? अब रिड्यूस क्यों किया है? बिकॉज हमें पैसे नहीं बच रहे इतने जितने पहले बचते थे। रियलिटी ये है। हमने फिर कहा कि भाई यार हम पैसे अब मज़ीद बहुत ज़्यादा पैसे इस पर नहीं लगा सकते, हम दूसरी जगहों पे लगाएं ताकि एटलीस्ट कुछ तो कमाई आपकी वो डाइवर्सिफाई करें। तो मैं इसलिए आपसे शुरू में बात की थी ना कि ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ अब लोग उस तरह अब रुझान नहीं है। अगर कोई शौक की वजह से कर रहा है या मुझे मेरा ब्रांड होना चाहिए, वो ही आ रहा है इस बिज़नेस में। बाकी लोग यस कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स हैं जो कि बड़े अच्छे वक्त पे बन गए, तो अब उनके लिए ग्रो करना आसान है। लेकिन जो मीडियम साइज इंटरप्राइज है ना, SME जो कहते हैं, SME का टाइम अब ये ग्रो करने वाला नहीं है। बल्कि लोग, मैंने तो सुना है कई ऐसे भी लोग हैं जो कि कह रहे हैं यार कोई हमारे दुकान, हम किसी को बेच दें अपना रिटेल, ऐसे लोग भी हैं। तो ये असल पिक्चर दिखाता है
कि एक्चुअली इकोनॉमी का, रिटेल इकोनॉमी का, ऑर्गेनाइज रिटेल का, डॉक्यूमेंटेड सेक्टर का, फॉर्मल सेक्टर की क्या क्या हालात गुजर रहे हैं इस वक्त, सिवाय वो बहुत बड़े बिजनेस है जिनके पास एक्सेस भी है और एक एक Spine एक एक, एक, एक आपके पास एक फंड का भी एक्सेस है, बैंक भी है, गवर्नमेंट तक भी बात कर सकते हैं। एसएमई सेक्टर जो है ना, इवन रिटेल के अंदर भी अभी बहुत बड़े प्रेशर, जो कि किसी भी इकोनॉमी की बैकबोन होता है। बैकबोन होता है। बहुत कुछ हमने डिस्कस कर लिया इस पॉडकास्ट में, और यकीन करें सवाल तो अभी भी दिमाग में आ रहे हैं। शायद आपको लगा हो इस पॉडकास्ट के दौरान कि मैंने बहुत इधर उधर जंपें लगाई, लेकिन दैट्स बिकॉज इसमें हमने इकोनॉमी भी डिस्कस कर ली, रिटेल सेक्टर और इनके इश्यूज़ को भी बात की, कंज्यूमर बिहेवियर की बात की, कराची के कल्चर की भी बात की। लेकिन एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान को अगर ठीक होना है तो हमें अपने पैसा कमाने के तरीक़ों को ठीक करना होगा। जिस मुल्क का पैसा कमाने का तरीका ठीक हो जाता है, उस मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाती है, और जब उसकी इकॉनमी ठीक हो जाती है तो सारे मसले हल हो जाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।